हेलो वॉचर्स, वीडियो वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड को। जैसा मैंने कहा कि इसका इंट्रो तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, स्पेशली जब डैन बोलना चालू करता है तब तो क्या मजे ही आ जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की लड़ाई कर रहे होते हैं। वो लड़की काइंडा सुंदर होती है और वो घूम के एक राउंड हाउस किक मारती है एक टकले से लड़के को, जो कि उसकी क्लिक को इजिली ब्लॉक कर देता है। बेसिकली वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो लड़का कह रहा होता है कि तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए और अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती हो तो कम से कम इतने पैसे तो दे ही दो कि मैं तुम्हें लव होटल लेके चल सकूं। अब लव होटल का मतलब तो बहुत ही ज्यादा अपेरेंट है। एनीवेज, जैसा मैंने कहा, वो लड़का वो वाली किक ब्लॉक करता है और फिर उसके बाद उसको गरियाने लगता है। लड़की भी गुस्सा के उसको कहने लगती है कि तुम ऑक्टोपस हो, स्क्विड हो, यानी कि कुल मिला के उसको सी फूड बोलने लगती है। फिर सीन कट होता है और हमको क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही लड़की अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। वो अपने दोस्तों को इस इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसपे वो दोनों दोस्त कहते हैं कि तुमने उसको डेट किया ही क्यों। जिसपे वो लड़की कहती है क्योंकि वो केंटा का कूड़ा की तरह दिखता है। बेसिकली उस लड़की को साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग टाइप के लड़के बहुत ज्यादा पसंद थे और इसी कारण उसको वो लड़का भी पसंद था। फिर वो तीनों आपस में ये सब बातें कर रही होती है और वहाँ से उठ के वो चली जाती है। वो जब वहाँ से जाने लगती है तभी उसकी नजर दूसरी क्लास में पड़ती है। दूसरी क्लास में एक लड़का जो कि चश्मा लगाया हुआ होता है वो कोई बुक पढ़ रहा होता है और उसके ऊपर बाकी सारे क्लास के लड़के पेपर्स फेंक रहे होते हैं। उस लड़की को बुरा लग जाता है उस लड़के के लिए और वो जाके सामने बैठ जाती है। सुंदर वाली लड़की को देख के वो लोग ये सब फेंकना बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद वो पूछती है उस लड़के से तुम पढ़ क्या रहे हो। उसके बाद हमको बुक का नाम दिखाया जाता है, जो कि वो बोलता तो नहीं है पर बुक का नाम होता है बर्थ ऑफ एरोस्पेस सेल्फ डिफेंस फोर्स गार्डिंग आउटर स्पेस। यस आई नो, बहुत लंबा नाम है। एनीवेज, वो लड़का यही सारी किताबें पढ़ रहा होता है। फिर उठ के वहाँ से जाने लगती है। जब वहाँ से जाने लगती है तो तब पीछे से वो लड़का भी आने लगता है। लड़का कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझसे क्यों बचाने चली आई, मुझे पता है कि आपने ऐसा क्यों किया, जहाँ पे मतलब ये इम्प्लीफिकेशन होता है कि वो आगे कहने वाला है कि आप मुझसे प्यार करती हैं, और वो ऐसा कुछ नहीं कहता है। वो आगे कहता है कि आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप भी ऑकल्ट का पार्ट है, यानी कि तुम्हें भी एलियंस में विश्वास है। जिसपे वो लड़की कहने लगती है नाना। फिर वो इस बात को कंटिन्यूअसली पुश करने लगता है, बहुत सारे एविडेंस भी प्रोवाइड करने लगता है। वो बताता है कि कैसे जापान और यूएसए के पास अपनी खुद की एक सेल्फ डिफेंस फोर्स भी है जो कि एलियन से लड़ती है। इसके अलावा वो यूएफओ और यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना में डिफरेंस भी समझाता है। पर फिर वो लड़की होने लगती है इरिटेट और उसके बाद वो उसको चिल्ला के कहती है कि मेरा जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ है और तुम नल्ले बेरोजगार जिसके पास कुछ नहीं है तुम मुझसे ये आके बातें कर रहे हो। और फिर उसके बाद वो चिल्ला के वहाँ से जाने लगती है। चिल्लाने के बाद उसकी बुक गिर जाती है जिसके कारण उसका मुंह लटक जाता है। पर तभी उसको रियलाइज होता है कि उसने कितना गलत किया है। तो फिर वो अपनी बुक उठाती है और बुक उठा के उस लड़के को दे देती है। जिसके बाद वो कहती है उस लड़के से कि मुझे भले एलियंस में विश्वास तो नहीं है पर फिर भी मुझे विश्वास है घोस्ट में। जिसपे वो लड़का हंसने लगता है और उस लड़की की हंसी सुनने के बाद वो लड़की गुस्सा जाती है और दोनों लोग इसी बातों पे लड़ाई करने लगते हैं। तभी तक स्टार्टिंग की वो लड़कियां भी आ जाती हैं जो कि आयासे के साथ पहले होती हैं और वो दोनों लड़कियां आयासे को देखने के बाद बोलती हैं कि कैसे ये मोहम्मद समी से धरती की नमी पे नीचे गिर गई है। इसका मतलब कि ऐसे लड़के जो कि केंटा कोकुरा जैसे होते हैं उनके बाद इस टकलू नहीं मतलब इस चश्मू के पास वापस आ गई है। मूविंग ऑन, हमको बताया जाता है कि दोनों लोग शर्त लगा लेते हैं। शर्त ये होती है कि दोनों लोग एक दूसरे की बताई हुई जगह पे जाएंगे और जिसकी बात सच निकलेगी वो दूसरे वाले को अपना गॉफर बना लेगा। गॉफर मतलब कि वो बंदा जो उसके लिए आपके लिए काम करता है, यानी कि बेसिकली दूसरे वाले को होमवर्क वगैरह करना पड़ेगा, पिट्टू बनना पड़ेगा। तो लड़की जाती है नागी हॉस्पिटल और लड़का जाता है एक ब्रिज के अंदर। लड़का बताता है कि नागी हॉस्पिटल की बहुत सारी कहानियां हैं कि यहाँ पे आते हैं एलियंस और वो यहाँ पे लोगों को एब्डक्ट करते हैं। जिसपे वो लड़की पूछती है कि तुमने कभी एलियंस देखे भी हैं। जिसपे वो कहता है कि नहीं, मैंने एलियंस तो कभी देखे नहीं है। मतलब वो बेसिकली इसको डायरेक्टली नहीं कहना चाहता था, इसलिए वो बात चेंज करने लगता है। एनीवेज, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे होते हैं। उस लड़की का फ्लैशबैक दिखाया जाने लगता है जहाँ पे वो बता रही होती है कि कैसे उसकी ग्रैंडमा एक मीडियम है और फिर वो बताती है कि जब वो छोटी हुआ करती थी तो फिर उसके माँ बाप मर गए थे, तो वो हमेशा से ही अपनी ग्रैंडमा के साथ रही है। वो जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी तो फिर उसको अपने सर के ऊपर एक साइन बना के निकलना पड़ता था गुड लक और चार्म के लिए। जिसके बाद उसके क्लास के बहुत सारे लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यही नहीं, उसका मजाक वो लड़का भी उड़ाने लगता है जो लड़का उसको पसंद हुआ करता था। इसी कारण वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और वो कभी अपने ग्रैंडमा से बात नहीं करती है उस इंसिडेंट के बाद। पर बाद में उसको रियलाइज होता है कि वो इसलिए नहीं अपनी ग्रैंडमा से बात करती है क्योंकि उसको एम्बैरेसमेंट हो गई थी, बल्कि उसको बुरा लगता है कि किस लिए उसके दोस्तों ने उसकी ग्रैंडमा का मजाक उड़ाया था। इसी कारण वो अपनी ग्रैंडमा से बात नहीं कर रही होती है। पर तभी सीन कट हो जाता है और हम लोग पहुंच जाते हैं उस टनल के अंदर और उस टनल के अंदर लड़का टॉर्च घुमाता है और उसके सामने एक बूढ़ी औरत होती है जिसकी दोनों आंखें टेढ़ी होती हैं और फिर सीधी हो जाती है। फिर वो औरत कहती है कि आई विल लेट यू गॉबल माई टीथ इफ यू लेट मी गॉबल योर वीनी। वीनी का मतलब क्या होता है आप लोग गूगल कर लीजिए। एनीवेज, उसकी लड़का देखने के बाद कि सामने एक भूतिया औरत है वो वहाँ से भागने लगता है
उधर से लड़की चिल्ला रही होती है कि तुम्हें भागना नहीं चाहिए क्योंकि इंटरनेट पे कहा गया है कि दिस इज नॉट अ गुड न्यूज, क्योंकि भाग नहीं सकते हैं। वो लड़की इसको बताती है कि इसका नाम है टर्बो ग्रैनी। फिर वो कहती है कि अगर तुम भाग ही रहे हो तो किसी भी हालत में उसको खुद से कैचअप मत करने देना। पर ऑब्वियसली वो भूत है तो वो एक ही सेकंड के अंदर कैचअप कर लेती है और उसी के बाद यहाँ का सीन कट हो जाता है। तभी दूसरी तरफ लड़की के भी एनकाउंटर हो जाते हैं एलियन से, और वो एलियंस एक ही जैसे 3 होते हैं। फिर एक ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि लड़की के सारे कपड़े फट जाते हैं और वो एक कुर्सी में जाके बंधी हुई होती है और 3 एलियन उसको घेरे हुए होते हैं। अब यहाँ से ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा वियर्ड होने वाला है, तो होल्ड अप, ग्रैब योर चेयर्स गाइस, ग्रैब योर चेयर्स। एनीवेज वो तीनों कहते हैं कि वो लोग सर्पियंस हैं जो कि सर्पो प्लेनेट से आए हैं, और बेसिकली वो बताते हैं कि वो एक दूसरे की कॉपी हैं क्योंकि उनके पास कोई रीजनरेटिव ऑर्गन्स नहीं है, तो इसी कारण वो एक दूसरे को कॉपी बनाते हैं। इसी कारण उनका एवोल्यूशन रुक गया है। तो अगर उनको एवोल्यूशन वापस चाहिए तो उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाने होंगे। बेसिकली उनको चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ताकि वो एवोल्यूशन वापस पा सकें। इसी कारण वो लोग करने वाले हैं गंदे हरकतें उस लड़की के साथ, और उसके बाद उसका यूट्रस निकाल लेने वाले हैं। उस लड़की को उसी की प्लेस में रोकने के लिए वो लोग यूज करते हैं साइकोकिनेसिस ताकि वो हील ना पाए, और उसके बाद वो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं ताकि वो थोड़ी सी अराउज हो जाए। और लड़की इस टेम्पटेशन को बहुत ज्यादा रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उस लड़की का फोन बजने लगता है और उस फोन के थ्रू कोई और नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट हो जाती है टर्बो ग्रैनी, जो कि कंट्रोल कर रहा होता है हमारा अपना फेवरेट हीरो बंदा जिसका नाम अभी हमको नहीं बताया गया है। एनीवेज वो निकलते ही एक झटके में एक एलियन की धज्जियां उड़ा देता है और फिर उसके बाद वो गॉबल कर लेता है उसकी विनी। फिर वो लड़का बोलता है कि आई एम सॉरी मिस अयासे, मुझे टर्बो ग्रैनी ने कर्ज कर दिया है। आगे वो लड़की कहती है कि थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, प्लीज तुम मुझे बचा लो। फिर उसके बाद वो एलियंस कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि एक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है कि जहाँ पे आप फोन के थ्रू टेलीपोर्ट कर सकते हैं। एनीवेज अब यहाँ पे शोडाउन चालू होता है एलियंस और भूत के बीच में। लातन घुसा बरस रहे होते हैं पर भूत इजीली उनको ओवरपावर कर रहा होता है। अलसे कि ये फाइट आप लोग खुद से देखिए, इसमें कंटिन्यूअसली बनाना वीनीज बोला जा रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे सारा खेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ही है। पर फाइनली एक एलियन कामयाब हो जाता है टर्बो ग्रैनी को रोकने में। पर तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि होता है उस बच्चे का, यानी कि इस चश्मे वाले लड़के का, जो कि बता रहा होता है कि कैसे वो हमेशा से एलियन से मिलना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि ह्यूमंस उसके दोस्त बनेंगे नहीं, और उसकी एक ही प्रोबेबिलिटी थी दोस्त खोजने की जो कि थे एलियंस। तो फिर वो कंटिन्यूअसली उनका वेट करता रहा, उनको साइंस देता रहा कि वो वापस आ जाएं, पर वो कभी भी नहीं आए। केवल एक पर्सन जिसने आज तक उसके लिए केयर किया था तो वो थी मिस अयासे। तो फिर वो किसी को भी अलाउ नहीं करेगा कि वो उसको हर्ट कर सके। बोलने के बाद वो फुल ऑन रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए एलियन के ऊपर, जिसके बाद हमको लगता है कि पूरा हीरो शोडाउन दिखने वाला है, पर वो एक ही सेकंड में वापस दीवार पे लड़ा दिया जाता है। एनीवेज फिर उसके बाद हमको एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, और वो फ्लैशबैक सीन होता है उस लड़की का, और कैसे उसकी दादी ने उसको सिखाया होता है अपनी ची कंट्रोल करने के लिए। उसकी हेल्प से वो अपनी ची रिलीज करती है और वो एक ही अटैक में कंप्लीटली शैटर कर देती है उस एलियन को। वो एलियन बोलता है कि शायद क्योंकि उसने ओवर स्टिमुलेट कर दिया है इसी कारण उसके ब्रेन ने चाकरा को कंट्रोल को पा लिया है। वो लड़की भी खुश होती है क्योंकि अब उसको पता चल चुका होता है कि उसकी ग्रैंड माँ सच में एक स्पिरिट मीडियम थी और वो कोई झूठ नहीं बोल रही होती है। और फिर वो एक ही यूज करती है, वही वाली किक जो कि उस लड़के ने ब्लॉक कर दी थी, और उस किक की पावर से एक बार में उस एलियन की धज्जियां उड़ाते हुए उसको वहीं पे खत्म कर देती हैं। फिर हमको रियलाइज होता है कि वो लोग पूरे इस समय एक यूएफओ के अंदर थे और वो दोनों इस यूएफओ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उस लड़के के ऊपर ग्रैनी वापस आने लगती है, पर इससे पहले वापस ग्रैनी कब्जा कर पाए वो उसको अपनी साइकिक पावर से कंट्रोल कर लेती है, जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि लड़का बहुत ज्यादा सफर कर रहा होता है। फिर वो ग्रैनी कहती है कि इसका बनाना, इसका वीनी मेरे पास अभी भी है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम आके उसको टनल में से लेके जाओ, अगर नहीं चाहिए तब तो कोई बात है ही नहीं। और एनीवेज ये सब होने के बाद वो दोनों लोग किसी तरीके से यूएफओ से बाहर निकलते हैं। यूएफओ से बाहर निकलने के बाद हमको दिखाया जाता है कि लड़की अपनी साइकिक पावर का यूज करके उसके अंदर की ग्रैनी को कंट्रोल कर रही होती है ताकि वो बाहर ना आ सके, कि वो और ज्यादा दिक्कत में ना फंस सके। फिर हमको बताया जाता है कि लड़की का फोन और वॉलेट दोनों जा चुका है और लड़की उस लड़के का ओवरकोट पहनी होती है क्योंकि हमने जैसे पहले देखा था कि उसके बहुत सारे सीन्स पहले कपड़े फट गए होते हैं। एनीवेज फिर वो लड़का अपने कपड़े उतार के उसको देने लगता है, जिसपे वो लड़की कहती है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली अब प्लान ये है कि लड़का जाएगा वापस उस टनल के पास ताकि वो टर्बो ग्रैनी से लड़ सके और अपना इज्जत, अपना सामान वापस पा सके, जिसपे वो लड़की कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी, जिसपे वो लड़का कंटिन्यूअसली मना कर रहा होता है। एनीवेज वो लड़का मान जाता है और दोनों लोग बढ़ने लगते हैं उस टनल की तरफ, पर वो लड़का कह देता है कि मैं बहुत ऑकवर्ड लड़का हूँ, प्लीज ये कपड़ा पहन लो नहीं तो मैं स्ट्रेट नहीं सोच पाऊंगा। जिसके बाद उस लड़की की धड़कनें तेज होने लगती है क्योंकि ये लाइन एकदम सेम टू सेम थी केन टाकाकुरा की, वो केन टाकाकुरा जो कि उसको पसंद था। जब उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है तो वो बोलती है कि आई नीड टू काम डाउन, मैं ऐसे इस नल्ले बेरोजगार लड़के के प्यार में नहीं पड़ सकती। तब तक वो बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिसपे वो बताता है कि उसका नाम है केन टाकुरा। और उसके बाद केन टाकाकुरा और मिस अयासे के बीच में बातचीतें बताई जा रही होती है, सुनाई जा रही होती है,
जहाँ पे अयासे कह रही होती है कि आज से हम लोग कभी भी ये वाला नाम नहीं लेंगे। वो ये वाला नाम भी नहीं ले रही होती है। इस पे केन कहता है कि मेरा नाम तो केनी है ना, तो मैं तो अपना नाम लूंगा। और ये सुनने के बाद ही वो हल्की सी शर्माने लगती है और उसी कारण से ग्रैनी का जो कर्ज था वो वापस आने लगता है। उसके बाद वो चिल्लाता है और कहता है कि अरे कर्ज मेरा, मुझे मार डालोगे क्या। इसके बाद वो किसी तरीके से अपने पर होल्ड पाती है और वापस कर्ज को कंटेन करने लगती है। उससे पहले एक बार ग्रैनी बाहर निकल आती है और बोलती है कि लेट मी गॉबल योर वीनी। एनीवेज फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और उनको उन दोनों के बीच की बातें बताई जा रही होती हैं। बेसिकली अयासे कहती है क्योंकि तुम ओकल्स को ज्वाइन करते हो इसीलिए आज से हम लोग तुम्हें ओकारुन बुलाएंगे, और ये भी कह देती है कि आज के बाद से ये नाम कभी भी रिपीट नहीं होगा और अगर तुम कभी भी ये नाम रिपीट करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर उसके बाद वो कहती है कि वैसे अब सुबह हो गई है, शायद भूत तो आने नहीं चाहिए ना। इसके बाद आने लगता है इंट्रो, और इंट्रो भाई वंस अगेन क्या कमाल का इंट्रो है। और मैंने चेक किया, हाँ ये वही इंट्रो है जिसने ब्लिम बम 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 वाला गाना गाया था। सिंगर का नाम है क्रीपी नट्स और इसके और भी काफी सारे गाने काफी अच्छे अच्छे हैं। अगर आपको जापानीज गानों में कोई भी इंटरेस्ट हो तो इसको भी जाके आप चेकआउट कर ही लीजिएगा। एनीवेज फिर हमको ये दोनों वॉक करते हुए दिखाए जाते हैं। ये दोनों लोग जा रहे होते हैं अयासे की घर की तरफ। I mean, कहीं और जाने की जगह भी तो नहीं होती है। फिर अयासे कहती है पर तुम संभल के रहना, मेरे लास्ट बॉयफ्रेंड को मेरी दादी माँ ने ऑलमोस्ट मार ही दिया था। फिर वो दोनों लोग टेंपल के अंदर जाते हैं और टेंपल के अंदर जाते ही हमारा अपना हीरो जलने लगता है। फिर उनको बताया जाता है कि उस टेंपल के गेट पे एक तालिस्मान यानी कि तावीज दरवाजे पे लटकी हुई होती है। बेसिकली उसके हेल्प से कोई भी गोस्ट उस टेरिटरी के अंदर नहीं आ सकता था। और जैसे मैंने बताया क्योंकि वो जलने लगता है तो अयासे अपनी साइकिक पावर का यूज करके उसको पानी के अंदर फेंक देती है क्योंकि दोनों को लगता है कि वो मरने ही वाला होता है जल जल के। फिर हमको दिखाया जाता है कि उसका बाल कम्प्लीटली खराब हो गया है और इस बात को लेके अयासे उसका मजा भी ले रही होती है। फिर वो लोग घर के अंदर घुसते हैं और अयासे चिल्लाने लगती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा, पर टू हर सरप्राइज उसकी ग्रैंडमा वहाँ पे होती ही नहीं है। अब वो वहाँ पे नहीं होती है तो वो भी अंदर आ ही जाता है। उसके बाद अयासे कहती है कि तुम कमरे के बाहर जाओ, मुझे कपड़ा बदलना है। पर जैसे ही वो कमरे के बाहर जाता है उसका कर्ज वापस आने लगता है तो उसको गलती से दरवाजा खोल के वापस अंदर आना पड़ता है। फिर ओकारुन अपना मुंह कर देता है दीवार की तरफ और फिर अयासे अपने कपड़े चेंज करती है। उसके बाद वो कपड़े दे देती है ओकारुन को भी क्योंकि उसको कुछ तो पहनना ही होता है ना। उसके बाद अयासे कहती है कि तुम मुझे दिखाओ कि नीचे क्या बचा है क्योंकि ग्रैंडमा ने बोल दिया था कि उसने उसकी वीनी ले ली है और इसी कारण से ओकारुन के ऊपर कर्ज है। जिस बात को लेके ओकारुन बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव होने लगता है और काफी ज्यादा गुस्साने भी लगता है। फिर उसके बाद वो गुस्से और दुख के कॉम्बिनेशन में बोल देता है कि आई एम सॉरी कि मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग अलग है, हम दोनों को दोस्त नहीं बनना चाहिए था। और जैसे ही एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाता है हम दोनों वापस एक दूसरे को इग्नोर करने लगेंगे। उसके बाद अयासे कहती है कि यही कारण है कि तुम्हारे दोस्त नहीं हैं क्योंकि तुम खुद ही अपने दोस्तों को पुश अवे करने लगते हो। मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत इमोशनल सा मोमेंट होने वाला है पर अगले मोमेंट में ओकारुन बोल देता है कि तुम बहुत बदसूरत हो और उसके बाद दोनों फिर से लड़ाई लड़ने लगते हैं। फिर तभी हमको बेल की आवाज सुनाई देती है जिस पे ओकारुन पूछता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा वापस आ गई क्या। फिर जिस पे अयासे बोलती है क्योंकि हमारे घर में 2 टाइप की बेल है और मेरी ग्रैंडमा ने कहा था जब इस टाइप की बेल बजे तो इसका मतलब कि कोई स्पिरिट आ गई है और ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने दरवाजे से वो तावीज वो तालिस्मान हटा दिया होता है। फिर वो दोनों भाग के बाहर जाने लगते हैं इस होप्स में कि वो लोग वापस दरवाजे पे तालिस्मान लगा देंगे और इसी के साथ साथ बाहर चली जाएगी वो स्पिरिट और ओकारुन को भी बाहर जाना ही होगा, नहीं तो फिर वो भी जल के मर ही जाएगा। एनीवेज तभी वो लोग देखते हैं कि आसमान में काले बादल छा रहे होते हैं पर फिर भी वो लोग इससे पहले कुछ रिएक्ट कर पाए वो देखते हैं कि उनका घर उनका पूरा एरिया कवर हो जाता है काफी लंबी चौड़ी मोटी दीवारों से, जिसका मतलब कि अब जो गेट था वो भी हिस्सा बन जाता है दीवार का। तो अगर उनको बाहर जाना है यानी कि उनको स्पिरिट को हराना है तो फिर उनको उस गेट के बाहर जाना होगा। पर तभी वो लोग ऊपर देखते हैं और ऊपर देखते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि वो लोग घिरे होते हैं ब्लैक फॉग से और इसी कारण उनके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। फिर वंस अगेन वो लोग एक और बार ऊपर देखते हैं और उनको वहाँ पे एक वुडन डॉल सा दिखाई देता है जिसको देख के पहली बार तो ऐसे सोचती है कि भूत आ गए भूत आ गए। वो भूत आते ही वंस अगेन बोलता है कि गिव मी योर बनाना ऑर्गन। उसके बाद वो कहने लगता है कि तुम लोग इविल लोग हो। फिर उनको रियलाइज होता है कि एक्चुअली में वो भूत नहीं है बल्कि एलियन है। फिर वो अपने मुंह से वंस अगेन वो ब्लैक वाला एलिमेंट बाहर निकालने के लगता है। इसी कारण वो दोनों भाग जाते हैं एक दीवार के पीछे और दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। उसके बाद ओकारुन उसको समझाता है कि कैसे ये एलियन है। फिर वो बोलता है कि एलियन पहली बार साइट हुआ था अमेरिका के फ्लैटवुड में, इसी कारण से इसका नाम फ्लैटवुड मॉन्स्टर है। इसको जापान में यामानाशी कहा जाता है और इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये 3 मीटर टॉल होता है और ये थोड़ा सा वुडन लगता है। उसके बाद अयासे पूछती है तो फिर किस लिए बेल रिंग हो रही होती है, क्या एलियंस और घोस्ट रिलेटेड हैं किसी तरीके से, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल फिनोमेना को देखते हैं वही लोग को भी यूएफओस ज्यादा देखते हैं। फॉग कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही होती है और दोनों की जान पे हो रहा होता है खतरा। इसके अलावा फॉग के कारण कंसंट्रेशन टूट रहा होता है अयासे का, इसी कारण टर्बो ग्रैनी भी बाहर आ रही होती है। इसके बाद आता है ओकारुन को एक कमाल का आइडिया।
बेसिकली वो कहता है कि तुम ग्रैनी को मेरे माइंड के अंदर कंटेन रहने दो और फिजिकल एट्रीब्यूट्स मुझे वापस दे दो। I mean, कहने में तो बहुत ही आसान है पर इतना आसान करने के लिए नहीं होता है, पर उनके पास और कोई चॉइस होती भी क्या है। तो फिर यही करती है आयासे और हो जाता है उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन एकदम सुकना लेवल होता है। बेसिकली इसको देख के मुझे बिल्कुल सुकना और यूजी की याद आ भी गई, जहाँ पे सुकना की पावर्स के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है यूजी का एक टाइम पे। ग्रैनी की पावर पाते ही हमारा लड़का फ्रॉम यूपी टू जीबी रोड पहुंच जाता है। भाई उसके बाद वो क्या कमाल के डायलॉग मारने लगता है, बंदे के अंदर स्वैग आ जाता है और बंदा रिजर्व करने लगता है अपनी शॉटी को। वो यो करके बात बोलने लगता है। बेसिकली वो बोलने लगता है कि ये छोकरी है बेजाना ठोकरे, जिसपे वो कहती भी है कि तुम कैसे बात कर रहे हो। उसपे हमारा ओकारो रिप्लाई करता है कि मैं हूँ तो थोड़ा सा ऑकवर्ड ही। एनीवेज उसके बाद होती है शुरू मार धाड़, और भाई क्या स्ट्रेंथ आ जाती है हमारे बंदे के पास। वो बड़ा सा जो सुमो मॉन्स्टर होता है वो क्लैप्स के बीच में उसको दबाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उसकी बॉडी रिफ्लेक्सेस में उसकी सारी उंगलियां काट देती है। ये तो 100% जेजेके वाले सीन जैसा है पहले सीजन में जब वो स्पेशल ग्रेड कर्स आता है और यूजी का हाथ ही उड़ा देता है। इसके बाद होते हैं दोनों फेस टू फेस, पर इससे पहले कि वो कोई बहुत बड़ा डैमेज दे पाए ओकारो की बॉडी गिव अप कर देती है। I mean, इतना बड़ा कर्स उसकी बॉडी संभालने के लिए थोड़ी ही बनी है, उसकी बॉडी कीप अप नहीं कर पा रही होती है। फिर दोनों को रियलाइज होता है जमीन पे पड़े पड़े कि ये तो सुमो रेसलिंग कर रहा है, इसका मतलब कि अगर हम लोग इसको जमीन छुआ दें तो फिर वो हार जाएगा या मर जाएगा। फिर उसके बाद ओकारो कहता है कि देन आई विल गो फॉर वन लास्ट टाइम, और उसके बाद फाइनली एक और लास्ट बार के लिए तैयार होता है ओकारो अपने ग्रैनी फॉर्म में, और वो फुल स्पीड से जाता है और अटैक करता है उसके पैर पे, और इसी कारण से वो नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वो नीचे गिरने लगता है जमीन पे जैसे उसका हाथ टच करता है उसका हाथ कंप्लीटली डिसअपियर होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है। ऐसा एक बार के लिए लगता है कि वो दोनों जीत गए हैं, पर इतनी आसानी से अगर फाइट खत्म हो जाएगी तो मजा क्या ही आएगा। जैसे ही वो नीचे गिरने लगता है वैसे उसकी कमर से दो पैर निकल आते हैं और वो कंप्लीट गुलाटी मारते हुए वापस सीधा खड़ा हो जाता है। ये देख के वो दोनों को अजीब सा लगता है, बल्कि हमारी आयासे तो कहने लगती है कि तुम तो एक नंबर के चीटर हो चीटर, पर तभी तक वो आयासे को एक मुक्का मार के दीवार के अंदर धसा देता है। एक बार की मुझे लगा कि आयासे को तो हैवी डैमेज हो जाएगा इस मुक्के के बाद, पर तभी सीन कट होता है और उनको दिखाया जाता है ओकारो जिसके अंदर से ग्रैनी वापस बाहर आ रही होती है। I mean, क्यों ही नहीं आएगी, क्योंकि कंट्रोल तो जा चुका होता है आयासे का। अरे एक्चुअली नहीं गया, वापस से ग्रैनी अंदर जाने लगती है, जिससे हमको दिखाया जाता है कि अभी भी आयासे ने अपना होश नहीं खोया है और वो मुक्कों के ऊपर मुक्के खाने लगती है उस बड़े से एलियन की। उधर ओकारो कंटिन्यूअसली चिल्ला रहा होता है कि कर्स तुम कंप्लीटली रिलीज कर दो, पहले जरूरी ये है कि मैं इसकी कटाई छटाई कर सकूं। वही दूसरी तरफ आयासे बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि इस एलियन ने चीटिंग की होती है और उसको चीटिंग करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद होते हैं। और उधर वो एलियन मुक्कों के ऊपर मुक्के बरसाया जा रहा होता है आयासे के ऊपर, जिसके कारण वो दीवार के अंदर से अंदर घुसती चली जा रही होती है। तभी वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण हम लोग दीवार के अंदर आ गए हैं और इसका मतलब कि मैं अब बाहर हूँ इस दरवाजे के। उसके बाद वो समन करती है ओकारो को अपने पास, जो कि उससे जाके चिपक जाता है। इसके बाद वो समन करती है उस तलिस्मान को भी और चिपका देती है दीवार के ऊपर, और इसी के साथ साथ वो वाला एलियन जल के वहीं पे मर जाता है। फिर उसके बाद सीन कट होता है और जैसा अभी तक सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो गया होता है अंधेरे के कारण, वापस उजाला आ जाता है, दुनिया में रंग बिखर जाता है और इसी के साथ साथ हमको दिखाए जाते हैं वो दोनों लोग जो कि हक करके बैठे हुए होते हैं। उसके बाद ऐसे पूछती है ओकारो से तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया क्या, क्योंकि उसके बाद में अब पर्म आ गए होते हैं। बेसिकली वो पर्म कोरियन वाले लोगों की स्टाइल है, भाई सर्च कर लेना। उसने बोला तो मैंने बोल दिया, तो भाई मुझे नहीं पता क्या होता है, भाई मुझे नहीं पता। एनीवेज ओकारो रिप्लाई देता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके बाद वो मजा लेते हुए कहने लगती है कि वैसे भी मुझे ये वाली तुम्हारी हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छी लगती है। फिर तभी वो कहती है कि मुझे काइंडा डिजीज सा फील हो रहा है। उसके बाद वो वहीं पे बेहोश होके गिर जाती है और इसी के साथ साथ ग्रैनी कंप्लीटली टेक ओवर कर लेती है हमारे ओकारो के ऊपर। को एक टीवी का शो दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे दो लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक क्लेम कर रही होती है कि उसके पास साइकिक पावर है और वो सामने वाले बंदे की एज प्रेडिक्ट कर रही होती है। वो बोलती है क्या तुम 27 साल के हो, जिसपे वो कहता है नहीं मैं 20 साल का हूँ। फिर वो बोलती है क्या तुम्हारी एक मेहरारू है और तुम्हारे बच्चे भी हैं, जिसपे वो कहता है कि नहीं मेरी कोई मेहरारू कोई बच्चे नहीं है। उसके बाद वो बोलती है क्या तुम्हें करी पसंद है, जिसपे वो कहता है कि नहीं मुझे रामेन पसंद है। ये सब सुनने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। जब वहाँ से वो जाने लगती है तुमको बताया जाता है कि उसका नाम है सेंता दोदोरिया और वो बेसिकली एक टीवी शो पे आई होती है। उस टीवी शो का होस्ट कहता है क्योंकि ये लोकल प्रोग्राम है तो कोई ऑफेंड तो नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ये सब एयर कर सकता है। उसके बाद हमको वही सेंता दोदोरिया दिखाई जाती है एक गाड़ी के अंदर। उस गाड़ी का जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो सेंता दोदोरिया से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सच में साइकिक पावर है, जिसके बाद वो वहाँ से उतर जाती है। उसके बाद
टैक्सी ड्राइवर कहता है कि मैं आपको ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं सच में जानना चाहता हूँ। जिसपे सैंता दोदोरिया कहती है कि यहाँ से तुम कट लो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। फिर उसके बाद सीन कट होता है और सीन कट होने के बाद हमको उसी टेम्पल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे मोमो बेहोश पड़ी होती है और जहाँ पे टर्बो ग्रैनी वापस आ चुकी होती है। टर्बो ग्रैनी देखती है कि उसके सामने एक और ग्रैनी खड़ी होती है। उस ग्रैनी के हाथ में होता है बेसबॉल का एक बैट और उसने पहना होता है एक लंबा सा केप। बेसिकली वो ऑल माइट का डैन वर्जन है। फिर उसके बाद आ जाता है इंट्रो जो कि बहुत ही कमाल का है, क्रीपी नट्स के द्वारा बनाया गया है। तो अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो उसको सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 10 on 10 मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है। और आप ये कर ही रहे हैं तो वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। एनीवेज मूविंग ऑन, हमको दिखाई जाती है कमाल की मार टर्बो ग्रैनी और इस बूढ़ी औरत के बीच में। I mean, क्या बात है भाई यार, ये तो यार सिंगल हैंडली डोमिनेट कर दे रही होती है, फाइट और प्रेडिक्शन कर रही होती है। उसके बाद भाई ये क्लास मारने चलती है। तब तक देखते हैं यार कि हम लोग टर्बो ग्रैनी यार एकदम जल हो जाती है। बेसिकली क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारे सामने सैंता दोदोरिया वो यूज करती है बैरियर मैजिक। बेसिकली अगर वो एक सर्किल बनाती है तो फिर वो दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, एक सर्किल के अंदर का, एक सर्किल के बाहर का। और जहाँ पे भी वो पिन लगाती है उस एरिया के अंदर स्पिरिट्स का आना मना हो जाता है। यानी कि सर्किल के बाहर अगर वो पिन लगा देती है तो फिर स्पिरिट को वो सर्किल के अंदर ट्रैप कर सकती है, और अगर इसके अलावा वो सर्किल के अंदर पिन लगा देती है तो फिर वो अपने अराउंड एक कमाल का प्रोटेक्टिव बैरियर बना सकती है। इसी का यूज करके वो सामने टर्बो ग्रैनी की कटाई छटाई करने लगती है। ग्रैनी कहती है कि तुम ये मत सोचो कि तुम मुझे इस पे बहुत देर तक होल्ड ऑफ कर पाओगी और मैं तुम्हें इवेंचुअली मार नहीं पाऊंगी। और वो उसको बुढ़िया भी कहने लगती है। जिसपे सैंता दोदोरिया कहती है कि किसने कहा कि मैं तुमको यहाँ पे बैठा के रखने वाली हूँ, मैं तो तुम्हें मारने वाली हूँ। जिसपे वो कहती है, टर्बो ग्रैनी कहती है कि अगर तुम मुझे मार दोगी तो फिर जो बच्चा है वो भी मारा जाएगा। बट उससे क्या ही फर्क पड़ता है। वंस अगेन सर्किल के अराउंड एक और सर्किल बनाती है ताकि वंस अगेन इस बार उसको सर्किल के अंदर ट्रैप करके कंप्लीटली खत्म कर सके, और उसके बाद पुराने वाले सर्किल को इरेज कर देती है। I mean, बहुत ज्यादा सर्किल हो गए, पर आप थोड़ा सा आसानी से सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। और फिर हमको दिखाई जाती है टर्बो बाबा जो कि जल रही होती है, चिल्ला रही होती है। फिर सीन कट होता है और हमको दिखाई जाती है मोमो अयासे जो कि अपने कमरे में सो रही होती है। फिर वो सो के उठती है, तुरंत उसको याद आती है ओकारुन की। वो ओकारुन का नाम चिल्लाते हुए नीचे भागते हुए आती है। फिर हमको वंस अगेन वही वाली औरत दिखाई जाती है जो कि एक्चुअली में एक दादी है, पर लग तो एकदम बर्बादी है। एनीवेज मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो हमारा दोस्त अनुराग भाई साहब एडिटर गुस्सा आ जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। पर भाई दादी नहीं है तो बर्बादी है। मोमो नीचे आने के बाद अपने दादी से पूछने लगती है कि ओकारुन कहाँ गया, वो लड़का कहाँ गया जो कि हमारे साथ लड़ाई कर रहा था, जो कि मेरे पर हमला करने वाला था वगैरह वगैरह। जिसपे वो कहती है कि मैंने उसे मार डाला। फिर उसके बाद वो बोलती है कि पर तुम बोल क्या रही हो, स्पिरिट्स वगैरह तो सच नहीं होते हैं। फिर उसके बाद वो चिल्लाने लगती है अपनी दादी के ऊपर। पर उसके बाद वो मूविंग ऑन कहती है कि आई एम रियली सॉरी दादी, आई नो नाउ एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है स्पिरिट, मैंने आपको फेक स्पिरिट मीडियम बोला, उसके लिए आप मुझे माफी कर दो। अब बस आप मुझे बता दो कि वो बच्चा कहाँ पे है, आप उसको सच में तो नहीं मार दिया। जिस पे दादी कहती है कि अरे नहीं, बगल वाले मेन श्राइन में जाओ, वहीं पे पड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद उसको वो हरामी बुढ़िया बुला के वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद हमको दिखाई जाती है मोमो जो की बढ़ रही होती है उस मेन श्राइन की तरफ। वो बढ़ते बढ़ते सोच रही होती है कि कैसे ये सब उसकी गलती है। ये बच्चा यानी कि हमारा अपना प्यारा ओकारुन तो बस और बस एक ओकल्ट का गाय था जिसको इन सब चीजों करने में बहुत मजा आती थी। पर अगर वो फंस गया भूतों के चक्कर में तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती थी, इसलिए वो उससे माफी मांगना चाहती थी। वो दौड़ के आती है, दरवाजा खोलती है और वो देखती है ओकारुन को जो कि जिंदा बचा होता है। और भाई ने क्या हेयर स्टाइल जब से चेंज की है तब से वो तो सुंदर सुंदर भी लग रहा है। I mean, आप क्या इसका ग्लो अप देख रहे हो, इसीलिए मैं कहता हूँ भाइयों केवल हेयर स्टाइल चेंज करो और आप भी सुंदर लगने लगोगे। एनीवेज हमको दिखाया जाता है ओकारुन जो कि राइस बॉल खा रहा होता है। उसको देखते ही मोमो बहुत ज्यादा ही खुशी और गुस्से में चिल्लाने लगती है, पर उसके बाद वो दरवाजा भी बंद कर देती है। फिर वो बोलती है कि आई एम सो इरिटेटेड। ये बोलने के बाद उसी दरवाजे के पास जाके बैठ जाती है। उसके बाद आ जाती है हमारी बूढ़ी दादी माँ। वो कहने लगती है कि कब से तुम मॉन्स्टर्स के साथ दोस्ती करने लगी। जिसपे मोमो कहती है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया। एनीवेज उसके बाद हमारी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम इस लड़की के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट लग रही हो, कहीं से तुम्हें प्यार मोहब्बत इश्क तो नहीं हो गई है। फिर उसके बाद वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है दादी माँ, चिल आउट पीस, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग यही सब बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उसको क्या क्या हुआ, कैसे हमारे ओकारुन को कर्ज मिलता है और कैसे हमारी मोमो को साइकिक पावर मिल जाती है। फिर वो बताती है कि वो एक प्लेस पे गई जहाँ पे यूएफओज आते हैं और वहीं पे उसकी साइकिक पावर अवेकन हुई। जिस पर उसकी दादी माँ कहती है कि यूएफओज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जिसपे मोमो कहती है कि मुझे भी यही लगता था पर अब नहीं लगता है। जिसपे दादी माँ कहती है कि तुम्हें कुछ भी लगता हो तुम्हें गलत लगता है। एनीवेज ये लोग यही सब बातों पे बैक एंड फोर्थ कर रहे होते हैं। जिसपे वो कहती है कि वंस अगेन मुझे पूरा विश्वास है साइकिक पावर एग्जिस्ट करती है, पर जो नहीं एग्जिस्ट करते हैं वो है यूएफओ। उसके बाद हमको बताया जाता है टर्बो ग्रैनी का पास्ट। टर्बो ग्रैनी को बेसिकली पहले कहा जाता था 100 किलो ग्रैनी, क्योंकि आई गेस वो 100 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकती है तो 100 किलो ग्रैनी यही सेंस बना रहा है, जो कि एक टाइम पे पूरे जापान में हैवॉक मचा के रखी होती है। बेसिकली वो एक योकाई है, योकाई यानी कि बैड स्पिरिट। पर वो योकाई एक टाइम
टाइम इस टनल पे आ जाती है और उस टनल के पास होती है एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट। लोकेशन बाउंड स्पिरिट वो होती हैं जो अपने लोकेशन के आसपास बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं और उसके बदले में उनको हमेशा उसी लोकेशन पे स्टक होना होता है। तो टर्बो ग्रैनी वहाँ पे जाती है, उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट से जाके सबमर्ज होती है और फिर वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है पहले से। कोई भी स्पिरिट मीडियम अलाइव नहीं है जो कि किसी भी लोकेशन बाउंड स्पिरिट को उसकी लोकेशन के अंदर हरा सके। तो उसकी दादी माँ भी ये नहीं कर सकती है। तो इसलिए वो कहती है कि तुम लोग उससे लड़ नहीं सकते हो, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है और मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को खोना नहीं चाहती हूँ। वो कहती है कि मोमो तुम्हें अपने एवरीडे लाइफ में रिटर्न कर जाना चाहिए और अब केन का क्या ही कर सकते हैं। जिसपे वो लड़की सोचने लगती है जिसपे मोमो सोचने लगती है कि केन टाकागुरा जो हीरो है वो अगर होता तो इस सिचुएशन में क्या करता। फिर वह सोचती है कि अगर वो होता तो फिर वो 100% हमारे ओकारुन की मदद करता। वो केन बोल रही होती है तो दादी माँ को लगता है कि वो वंस अगेन ओकारुन की बात कर रही है और वो फिर से इस मोहब्बत की बातें करते हुए मोमो का मजा लेने लगती है। फिर उसके बाद मोमो की दादी माँ एक प्लान बताने लगती है कि वो लोग कैसे हरा सकते हैं टर्बो बाबा को। वो बताती है कि सिंस वो लोकेशन बाउंड है तो फिर उस लोकेशन के बाहर हमारी टर्बो बाबा बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, तो उसको सिटी के बाहर लेके जाना होगा। पर वो मदद नहीं कर सकती है उन लोगों की क्योंकि हमारी अपनी सुंदर वाली ग्रैनी खुद ही कामिगो सिटी के अंदर ही अपनी पावर्स यूज कर सकती है। बेसिकली वो वहाँ पे रहने वाले लोकल गॉड्स की स्ट्रेंथ को बोरो कर दिया है, इसीलिए वो केवल कामिगो सिटी में ही इतनी ज्यादा पावरफुल है वंस अगेन, इसलिए वो मदद नहीं कर पाएगी इन लोगों की टर्बो ग्रैनी से लड़ाई में। उसके बाद बताती है कि टर्बो बाबा को अगर वो लोग सिटी के बाहर लेते जाएंगे तो ये दोनों भी आराम से उसको हरा सकते हैं। तो बेसिकली उनको करना यह है कि टर्बो बाबा को चैलेंज करना है एक रेस के लिए। अब क्योंकि टर्बो बाबा को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है, अपनी स्पीड के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है, तो फिर वो थोड़े से ही टॉन्ट में इसको एक्सेप्ट कर लेगी और एक बार वो इसको एक्सेप्ट करती है उसके बाद उन दोनों को बस भाग के बाहर कर लेना है पूरे शहर को, जो कि इजियर सेड देन डन है। उसके बाद हमको ओकारुन बोलते हुए सुनाई देता है कि मैं केवल 2 बार ही अपनी फुल स्ट्रेंथ पे दौड़ सकता हूँ। जिसके बाद हमारी दादी माँ कहती है तब तुम्हें फुल स्ट्रेंथ पे कंप्लीटली रहने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद वो एकदम साइतमा लेवल का ट्रेनिंग रेजिमेंट उसको पकड़ा देती है कि तुम करो 100 सिटअप, 100 पुशअप, 100 बैक एक्सटेंशन, 100 स्क्वाट, वो भी 5 सेट के, वो भी 100 हर बार। क्या बात है भाई। फिर उसके बाद हमको हमारी दादी माँ बोलते हुए सुनाई देती है क्योंकि तुम दोनों को ट्रेनिंग की जरूरत है इसलिए मैं तुम दोनों को ट्रेन करूंगी, क्योंकि मैं लड़ तो नहीं सकती तो कम से कम इतना तो करूंगी ही। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और हमको एक बहुत प्यारा सा मूवमेंट देखने को मिलता है मोमो और ओकारुन के बीच में। जब मैं सीन देख रहा था तो मुझे लगा कि कम से कम ये लोग हागोक तो करेंगे ही भाई, पर फिर मुझको याद आया यार ये तो एनीमे है यार, 18 एपिसोड तो केवल चीजें सेटल होने में लग जाती हैं। बेसिकली ओकारुन माफी मांगना चाहता था मोमो से क्योंकि जो लास्ट फाइट हुई थी उनकी एलियंस के साथ उसमें उसको लग रहा होता है कि उसने परफेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दिया होता है। ओकारुन को लग रहा होता है कि वो और भी बहुत कुछ कर सकता था पर वो अपनी सेल्फिशनेस में कुछ नहीं कर पाया, जबकि मोमो दूसरी तरफ बहुत अच्छे से लड़ाई की होती है। उसके बाद मोमो कहती है कि तुम चिंता मत करो बालक, तुम बहुत अच्छे से लड़े हो। इसमें दोनों लोग एक दूसरे को काफी प्रेम से देखते हैं। उसके बाद ओकारुन कहता है कि प्लीज मेरे लिए कुछ पीने को लेते आओ, मैं बहुत ही ज्यादा प्यासा हूँ, नॉट इन दैट सेंस बट नॉट इन दैट सेंस एनीवेज। उसके बाद वो चेरी टी लेके जाती है ओकारुन के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमको टीवी पे दिखाया जा रहा होता है कि जो प्रेडिक्शन की होती है हमारी दादी माँ ने, वो सारी की सारी प्रेडिक्शन सही होती हैं उस एक्टर शोमा को लेके। वो 27 साल का होता है, उसके बच्चे होते हैं और उसको रामन भी पसंद होता है। अगला दिन हो जाता है, अगले दिन ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है पर ओकारुन को बेसिकली जाना होता है वॉशरूम और वो लोग रोक के रखे होते हैं ओकारुन को, क्योंकि अगर ओकारुन वॉशरूम जाएगा तो मोमो को उसको हर टाइम देखते रहना होगा, जो कि दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। उसके बाद हमको दोनों दादी पोती के बीच में कन्वर्सेशन सुनाई जाती है। यहाँ पे दादी माँ पूछ रही होती है कि तुमको तुम्हारी पावर्स कैसे मिली, तुम कैसे कंटेन करती हो इसकी कर्ज को, जिसपे हमको मोमो समझाती है कि उसको ओकारुन के अराउंड एक बहुत बड़ा सा ऑरा दिखता है। एक्चुअली उसको ऑरा हर चीज के अराउंड दिखता है और वो उसी ऑरा से सब चीजें कंट्रोल कर सकती है। फिर वो डेमोन्स्ट्रेट करके हुए दिखाती है कुछ रॉक्स को उठा करके, जिसके बाद हमको दादी माँ बोलते हुए सुनाई देती है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ गई है। बेसिकली हमको मोमो ने बताया होता है कि जब उसको पावर मिली थी, जब उसकी पावर अवेकन हुई थी, तब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो बेसिकली इनविंसिबल थी, पर अब वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसी का रिप्लाई देते हुए हमारी दादी माँ कहती है मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत ज्यादा रिलाई कर रही हो अपने सिर्फ और सिर्फ विजन पे, तुमको अपने सारे सेंसेस पे रिलाई करना होगा, तुम्हारे टच, तुम्हारी इमेजिनेशन, सब चीजों पे, और तभी तुम और ज्यादा पावरफुल हो पाएगी। उसके बाद दादी माँ कहती है कि एक बार अपनी आंखें बंद करो और ऑरा को कंटेन करने की कोशिश करो ओकारुन की, जिसके बाद वो वही कोशिश करती है और हमको लगता है कि वो कामयाब हो गई, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, बल्कि ग्रैनी कंप्लीटली बाहर आ जाती है। उसके बाद ओकारुन बोलते हुए सुनाई देता है कि अब मैं होल्ड बैक नहीं कर सकता और वो दौड़ के वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। दादी माँ कहती है कि नहीं मुझे भी जाना है, तो वो भी दौड़ने लगती है। वो दोनों लोग रेस लगाने लगते हैं। वहीं पे मोमो कह रही होती है कि किसने कहा कि तुम मेरे घर का वॉशरूम यूज कर सकते हो, पर फिर भी वो दोनों लोग भाग के वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं और फाइनली ओकारुन वॉशरूम की तक पहुंचने में कामयाब
आप हो जाता है। वो पॉटी कर रहा होता है और उसको मोमो देख रही होती है ताकि वो कंटेन कर सके ग्रैंड माँ को। तभी हमको एक वॉशरूम के अंदर एक कमाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टर्बो ग्रैनी वापस आ चुकी होती है। वो बात करने लगती है मोमो से। वो मोमो से कहने लगती है कि मैं अब तुम लोगों को और ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, अगर तुम लोगों को कुछ करना है तो फिर आज रात में ही टनल पे आना होगा। तभी वो अपने बाएं तरफ देखती है और वो देखती है कि जो उसकी अपनी दादी माँ है उसके नाक और कान से खून निकल रहा होता है, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैं ऑप्शन दे रही हूँ तुम्हारी दादी माँ को कि वो स्ट्रोक से मरना चाहती हैं या फिर हार्ट अटैक से। और वो देखती है ओकारुन को उसके नाक से भी खून निकल रहा होता है और ग्रैनी अपनी फुल मैजेस्टिक फॉर्म में बाहर आ चुकी होती है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक बात समझा देता हूँ। टर्बो ग्रैनी ने कर्ज किया हुआ है ओकारुन को इस चीज के थ्रू कि उसकी डिंगलिंग उसके पास है, यानी कि टर्बो ग्रैनी के पास है। पर अगर उसका डिंगलिंग टर्बो ग्रैनी वापस कर दे ओकारुन को तो फिर वो उसके अगल बगल के लोगों को भी कर्ज कर सकती है। I mean, ये कुछ ऐसा है कि जब तक डिंगलिंग लिया हुआ है तब तक वो सिर्फ और सिर्फ इस ओकारुन के पास कंटेन्ड है। अगर वो उसको वापस कर देती है तो वो जो चाहे वो फुल ऑन रैम्पेज में कर सकती है, पर क्योंकि उसको डिंगलिंग चाहिए इसलिए वो बाकी लोगों को कर्ज नहीं कर रही है और वो बुला रही है कि तुम आ जाओ हमारे टनल पे और एक बार आके हमारी खातिरदारी भी तो लो। ये सब बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और ओकारुन और ग्रैंडमा दोनों को वापस होश आ जाता है। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है और जहाँ पे तालिस्मान होता है उसके ऊपर भी ब्लड छिड़का हुआ होता है। ओकारुन भी अपनी नोज ब्लीड को नोटिस करता है और दादी माँ भी अपनी नोज ब्लीड ईयर ब्लीड को नोटिस करती हैं। उसके बाद दोनों लोग तैयार होना चालू करते हैं। बेसिकली दादी माँ उन लोग को ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस पहनाने लगती हैं और बताती हैं कि ये बुलेट प्रूफ वेस्ट हैं अगेंस्ट स्पिरिट्स। उसके बाद इसमें मोमो कहती है कि हम लोगों ने बिना इस क्लॉथ के भी एलियन से लड़ाई की थी, जिस पर दादी माँ कहती है कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो दोनों लोग साइकिल से बैठ के जाने लगते हैं, पर अगले ही सीन में वो लोग ट्रेन में होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दूर होता है वो टनल साइकिलिंग करके जाने के लिए। वंस अगेन ओकारुन सॉरी बोल रहा होता है कि मेरे कारण तुम इस झंझट में फंस गई हो। इसमें मोमो कहती है कि अब तुम चिंता मत करो, इस बार मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं अपनी दादी माँ के लिए भी लड़ रही हूँ। ओकारुन और अयासे दोनों लोग उसी टनल की तरफ बढ़ रहे होते हैं जिस टनल में हमारी टर्बो ग्रैनी और वो स्पिरिट रहती है। दोनों की फटी हुई होती है और दोनों एक दूसरे को पहले जाने के लिए कह रहे होते हैं। जहाँ पे ओकारुन कह रहा होता है लेडीज फर्स्ट, वहीं पे अयासे कह रही होती है कि ये देखो यार मेरी आंखों में पानी भर गया यार, तुम यार पहले चले जाओ। जिस पे ओकारुन कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें एकदम कम्प्लीटली बोन ड्राई हैं। फिर दोनों साइड बाय साइड करके उसके अंदर जाने लगते हैं, पर फिर भी दोनों लोग कंटिन्यूअसली एक दूसरे के आगे पीछे हो रहे होते हैं टनल के अंदर। फिर दोनों लोग अपना प्लान सोचने लगते हैं, जहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनका प्लान होता है कि वो टर्बो बाबा को शोनो सिटी के बाहर लेके आएंगे और उसको लोकेशन बाउंड स्पिरिट से सेपरेट कर देंगे ताकि वो फाइनली हरा सके। I mean, उन्होंने जायंट एलियन को मिलके हराया ही था तो बिल्कुल पॉसिबल था कि वो दोनों मिलके हरा सकते थे टर्बो ग्रैनी को भी। पर तभी वो लोग टॉर्च ऑन करते हैं और देखते हैं एक साइड एक बहुत बड़ा सा सर होता है। वो सर देख के उनका सर चकरा जाता है और अपना सर चकराते हुए दूसरी तरफ देखने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि उतना ही बड़ा सर उस साइड भी होता है। ये देख के दोनों को नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या करना है, पर तभी अयासे निकालती है खूब सारे बेसबॉल के बैट और उठा के उस मुंह पे फेंकने लगती है, पर उन बैट्स को वो खा जाती है। और खाने के बाद फिर उसके बाद ओकारुन सोचता है कि इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि वहाँ से निकल सके। पर तब तक ग्रैनी उसका कर्स उसके ऊपर से हटा देती है और उसकी वीनी वापस कर देती है। इसी कारण से ओकारुन की पावर भी चली जाती है। अब दोनों लोगों को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि क्या करना है। डेथ एकदम सर्टेन होती है और तभी दोनों तरफ से मुंह बढ़ने लगते हैं इन दोनों को खाने के लिए। पर तब ऐसे को याद आता है कि उसकी दादी माँ ने क्या कहा था, टर्बो बाबा बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक है, तो उसको बस इतना करना है कि टर्बो बाबा को रेस के लिए चैलेंज करना है और वो करती भी वैसी ही है। ये सुनने के बाद टर्बो बाबा कहती है कि तुम यार क्या चूतिया आदमी हो, तुम्हें लगता है मैं रेस मार जाऊंगी। वो कहती चल ठीक है कर लेते हैं रेस, रूल क्या है बता 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 रूल क्या है। जिसपे अयासे कहती है कि कुछ बहुत बड़ा रूल नहीं है, हम लोग टैग खेलने वाले हैं, बेसिकली पकड़म पकड़ाई, और तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, तुम्हें 10 मिनट तक काउंट करना है, फिर हम भागेंगे, फिर तुम्हें आके मुझे पकड़ लेना है। जिसपे टर्बो बाबा कहती है कि बिल्कुल जरूर करेंगे और मैं बिल्कुल रूल फॉलो करती हूँ भाई, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो रूल नहीं फॉलो करते। ये सुनने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग लेते हैं। वो सोचते हैं कि यार प्लान तो सक्सेसफुल हो गया यार, 10 मिनट में तो बहुत ही दूर भाग जाएंगे, क्या ही पकड़ पाएगी। पर तब तक हम देखते हैं कि टर्बो बाबा बहुत ही ज्यादा ऊट पटांग तरीके से गिनती गिनने लगती है। वो गिनती है 60, 1, 40, 10 और ऐसे करते करते वो 10 मिनट बना लेती है। 10 मिनट जैसे वो बनाती है वो तुरंत अयासे को एक बहुत बड़े केज के अंदर कैद कर लेती है और फिर वो दोबारा गिनने लगती है गिनती। उसके बाद यही सब गिनते गिनते वो ओकारुन से बात कर रही होती है कि कैसे वो अब उसे भी खाने वाली है। ओकारुन चिल्ला रहा होता है कि तुम चीटिंग कर रही हो यार बुढ़िया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। जिसको वो कह रही होती है कि तुम लोगों ने स्पेसिफाई तो किया नहीं था कि कैसे काउंट करना है। ये सब देखने के बाद ओकारुन को याद आता है कि कैसे अयासे हर बार उसको बचाती है। वही सब याद करते हुए वो कूद पड़ता है टर्बो ग्रैनी के ऊपर और यूज करता है अपना स्पेशल मूव द बाइट। और कहाँ पे बाइट करता है वो तो यार
एनिमे में देखो, मैं नहीं बताना चाहता कहाँ पे बाइट करता है, पर उस बाइट के कारण दर्द से कर्रा उठती है टर्बो ग्रैनी। और क्योंकि उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो उसके पास कोई और चॉइस नहीं होता है बजाय ओकारुन के शरीर के अंदर जाने के। वो ओकारुन के ऊपर कोई फिजिकल अटैक भी नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि जो क्लोथ उसको पहनाए थे अयासे की दादी माँ ने वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे ही ग्रैनी ओकारुन के शरीर के अंदर जाती है, तुरंत अयासे को उसकी ऑरा दिखने लगती है और उसकी ऑरा को वो कंटेन कर लेती है, जिसके कारण वो कुल मिला के एक बहुत ही मीजली सी रबर बैंड जैसी पचली हो जाती है। आई मीन ये सीन बहुत ज्यादा कमाल का था, जहाँ पे टर्बो ग्रैनी एकदम छोटी सी हो जाती है और ओकारुन और अयासे मिलकर उसका मजा ले रहे होते हैं। एनीवेज ये होता ही हम देखते हैं कि वो जो स्पिरिट बाउंड थी उस लोकेशन से वो तोड़ते हुए दीवारों को आ जाती है, और ये देखते ही वो लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आता है इंट्रो, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का क्रीपी नट्स के द्वारा, जिसको आप जाके सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो जो स्पिरिट थी, जो लोकेशन बाउंड थी, वो एक्चुअली में एक क्रैब का फॉर्म ली होती है। हमको इसके पीछे की स्टोरी भी बताई जाती है। बेसिकली जो भी स्पिरिट्स होती हैं वो क्रैब का फॉर्म ले लेती हैं ताकि वो मरने के बाद रिवर साइटेक्स को पार कर सके, जिसके पार हेवन माना जाता है। अगर उसको पार नहीं कर पाएंगे तो फिर वो हेवन नहीं पहुंच पाएंगे। फिर उसके बाद हमको एक साइन दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि भालू से सावधान रहे। एनीवेज साइन से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। हमको दिखाया जाता है कि दोनों लोग कंटिन्यूअसली भाग रहे होते हैं, पर ये लोग बहुत ज्यादा स्लो होते हैं उस क्रैब के लिए। तो फिर हमारा जो ओकारुन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टर्बो ग्रैनी में। आई मीन वो ग्रैनी में कन्वर्ट होते ही कूल बातें करने लगता है। वंस अगेन हमारा कूल बंदा वापस आ चुका है और वो बैठा लेता है मोमो को अपनी पीठ पे। बैठाते ही बोल देता है कि यार तुम तो यार बहुत भारी हो भाई, बहुत भारी हो। पर उससे क्या फर्क पड़ता है, फिर वो यूज करता है फुल थ्रॉटल और गजब तरीके से भागने लगता है। पर जब भी वो फुल थ्रॉटल यूज करता है तो फिर वो मुड़ नहीं पा रहा होता, वो एक ही सीधी लाइन में दौड़ रहा होता है। इसी कारण वो लोग उस पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी वो अपने पैरों को हेलीकॉप्टर की तरह यूज करके किसी तरीके से लैंड कर लेता है। फिर हमको वंस अगेन ओकारुन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा थक गया होता है और वो बोल रहा होता है कि उसके पास केवल 2 फुल थ्रॉटल होते हैं, उसमें से एक उसने ऑलरेडी यूज कर लिया है। पर फिर भी वो अयासे को अपनी पीठ पे बैठा के लगातार दौड़ रहा होता है। वहाँ पे रोड पे उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि कह रहे होते हैं यार क्या सेक्सी क्यूटी कपल है भाई, ये दूसरे को पीठ पे बैठा के भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग उनकी फोटो भी ले रहे होते हैं। उनके पीछे पीछे क्रैब भी दौड़ रहा होता है, पर वो लोग क्रैब को नोटिस नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि आई मीन वो लोग तो नॉर्मल इंसान है, तो वो स्पिरिट्स को कैसे देख सकते हैं। अयासे को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही थी और उसको लग रहा था कि अगर कोई जान पहचान का मिल गया तो भाई इज्जत तो पूरी चली जानी है। फिर वो लोग एक मांगा कैफे में चले जाते हैं और उसके ऊपर एक रिलैक्स टाइम वाला हॉट स्प्रिंग भी होता है। बेसिकली उन लोग का प्लान ये होता है कि अगर वो छोटी छोटी जगहों से जाएंगे तो क्या पता स्पिरिट को आने जाने में बहुत दिक्कत हो। पर स्पिरिट सब कुछ तोड़ते हुए वहाँ पे चली आती है। वहाँ पे जो लोग होते हैं यानी कि बाटा में जो लोग होते हैं उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो गया है, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पर तभी ओकारुन कहता है कि अरे यार अब क्या ही होगा। पहली बात तो वापस ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, दूसरी बात यह है कि पानी के अंदर क्रैब को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। इस पे ऐसे कहती है कि ये नॉर्मल पानी नहीं है, यह है हॉट स्प्रिंग। और हॉट स्प्रिंग में ऐसा होता है बेसिकली अगर आप क्रैब्स को बॉईल कर दें तो उनके मसल फाइबर टेंस हो जाते हैं, तो उनके मूवमेंट स्टक हो जाते हैं। इसी कारण वो हॉट स्प्रिंग की पाइप उड़ा देती है और खूब सारा गर्म पानी बरसा देती है क्रैब के ऊपर, जिसके कारण से वो क्रैब बॉईल हो जाता है और उसके क्लचेस भी काम करना बंद हो जाते हैं। उसके बाद वो पक्के रेड कलर का हो जाता है। इस पे अयासे कहती है कि यार ये देखने में थोड़ा टेस्टी लग रहा है, पर ओकारुन कहता है कि खाने की बातें बाद में, पहले यहाँ से भागते हैं। फिर हमको दिखाए जाते हैं वो लोग वंस अगेन भागते हुए और तभी उनके सामने से बहुत सारे लोग आने लगते हैं, जिसको देखने के बाद उन लोग को लगता है कि ये हो क्या रहा है। फिर हमको टर्बो समझाते हुए बोलती है कि बेसिकली यहाँ पास में एक सिमेट्री थी, यानी कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। बेसिकली कब्रिस्तान मेरे भाई लोग, और उस कब्रिस्तान में जितनी भी स्पिरिट रहती है उनसे मदद ली है टर्बो ने, और इसी कारण वो उसको बचाने आ गई है। इन दोनों के सामने खूब सारी स्पिरिट्स आ रही होती हैं, पर तभी वो लोग मुड़ के देखते हैं कि अरे दादा क्रैब भी वापस आ चुका है। उन लोग को किसी भी हालत में शोनो सिटी से बाहर निकलना होता है। अयासे कहती है कि ओकारुन भाई एक और बार फुल थ्रॉटल का टाइम आ गया है। जिस पे ओकारुन कहता है कि यार एक ही बार तो बचा है यार, इस बार कर लिए तो फंस जाएंगे यार, कैसे होगा यार। जिस पे वो कहती है कि यार तुम चिंता मत करो यार, हैव फेथ इन मी। उसकी बात मान के ओकारुन वंस अगेन एक और बार फुल थ्रॉटल में आता है और उसको अपनी पीठ पे बैठा के भाग लेता है। और उसके बाद भाई ये दोनों क्या कमाल धमाल मचाते हैं, फुल ऑन स्पाइडरमैन मूवमेंट बना देते हैं। जैसा मैंने बताया कि ओकारुन जब फुल स्पीड में दौड़ता है तो फिर वो मुड़ नहीं सकता है, तो उसकी हेल्प करने के लिए बेसिकली अयासे अपने हाथ स्पाइडर वेब की तरह यूज कर रही होती है। जहाँ पे वो दीवारों सड़कों सब जगह दौड़ रहा होता है, वही अयासे उसको डायरेक्शन दे रही होती है। वो लोग वहाँ से निकलने में किसी तरीके से कामयाब हो जाते हैं, पर मिड एयर ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन वापस चला जाता है। वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी एक नजर अयासे की एक ट्रेन के ऊपर भी पड़ती है, पर उससे पहले कि वो लोग नीचे गिरने से चोट ना हो जाए इसलिए अयासे अपने हाथों को पंख की तरह यूज करती है, आई मीन बेसिकली पैराशूट की तरह, ताकि उन लोग की फॉल धीमी हो सके। और ओकारुन भी कन्वर्ट होता है ताकि उन लोग आसानी से लैंड कर सके। पर दोनों लोग अपनी लिमिट पे होते हैं। ये करने के बाद अयासे फिर भी कह रही होती है कि यहाँ
यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है वरना जान चली जाएगी। और जब उसने पैरासूट की तरफ अपने हाथ खोले थे उस मोमेंट में टर्बो ग्रैनी को भी हाथ से छोड़ दिया था। तो टर्बो ग्रैनी वापस आ जाती है और लादन गुस्सा बरसाने लगती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जो बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इस पे ऐसे कहती है कि यार तुम डिजर्विंग तो नहीं हो यार रिस्पेक्ट की, यार तुम यार छोटे बच्चों को ज्यादा परेशान करती हो, तुम्हें कौन ही रिस्पेक्ट करेगा। फिर टर्बो ग्रैनी जाती है और क्रैब से जाके मर्ज हो जाती है। उससे पहले वो कुछ लंबी चौड़ी बातें सुनाती भी इन दोनों को कि तुम दोनों बहुत ज्यादा बकवास गंदे बच्चे हो, तुम लोग की तो आज कटराई छटाई होगी रहेगी। उसके बाद वो कहती है कि अब मैं तुम्हें जितना चाहो उतना टाइम दे देती हूँ, 10 मिनट चाहिए, 20 मिनट चाहिए, जितना मिनट चाहिए भागो भागो। इसके बाद ऐसे कहती है कि नहीं उसे बस 1 सेकंड चाहिए। तो 1 सेकंड अपनी पावर से एक्सप्लेन करती है कैसे उसकी पावर है किसी भी चीज को ग्रैब करना। और वो लोग एक ट्रेन लाइन के नीचे होते हैं और जैसे ऊपर से एक ट्रेन आती है उस ट्रेन को वो लोग ग्रैब कर लेते हैं और ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। अभी भी ओकारुन कुछ खास तो नहीं कर रहा होता है, जो कर रही होती है वो आयासे ही कर रही होती है। आयासे कहती है कि टर्बो ग्रैनी को 100 किलो ग्रैनी भी कहते हैं, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है। और ये जो ट्रेन है ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इसका मतलब कि तुम कभी भी हम लोग को पकड़ नहीं पाओगी। जो बात सुन के टर्बो ग्रैनी गुस्सा आ जाती है। वो कहती है कि ट्रेन हमेशा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थोड़ी चलती है, पर मैं तो हमेशा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती हूँ। ये बोलने के बाद वो कूद के चढ़ जाती है ट्रेन के ऊपर, जिसपे आयासे कहती है कि तुमने बेट ले लिया। बेसिकली आयासे ने बात जानबूझ के बोली थी ताकि वो गुस्सा के ट्रेन के ऊपर चढ़ जाए और वो ट्रेन फाइनली शोनो सिटी को लीव कर दे। वो ट्रेन शोनो सिटी को लीव करके कामिगोई सिटी में पहुंच जाती है। और मुझे यहाँ पे इनकी जो आर्ट है वो बहुत अच्छी लगी। कैसे अभी तक सब कुछ कम्प्लीटली रेड कलर में था, लेकिन जो कामिगोई सिटी था वो कम्प्लीटली ब्लू कलर में था। बेसिकली थोड़ा सा गोजो से सुगना वाली वाइब आ गई, भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एनीवेज जैसे ही वो कामिगोई सिटी में पहुंचने वाले होते हैं हमको दिखाए जाते हैं रास्ते में आयासे की दादी माँ, जो की 2 कील ठोक के रेलवे ट्रैक पे खड़ी होती है कम्प्लीटली स्पिरिट एनाइलेट करने के लिए। और होता भी ऐसा ही है। जैसे वो कामिगो सिटी में पहुंचते हैं वो कंप्लीट स्पिरिट बर्न ऑफ हो जाती है। उस स्पिरिट के अंदर से बहुत सारी लड़कियां निकलती हैं और वहीं पे टर्बो ग्रैनी भी जल के खत्म हो जाती हैं। फिर हमको आयासे और ओकारुन दोनों लोग एक प्लेटफॉर्म पे दिखाए जाते हैं। दोनों लोग बहुत ज्यादा खुश और थक होते हैं कि फाइनली ये सब खत्म हो गया है। फिर हमको बताई जाती है टर्बो ग्रैनी की बैक स्टोरी। बेसिकली जो टर्बो ग्रैनी थी वो ऐसी जगहों पे जाती थी जहाँ पे लड़कियों के साथ कुछ गलत काम हुआ हो ताकि वो उनको कंसोल कर सके। और ये टनल भी एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लड़कियों के साथ काफी गलत काम हुआ करते थे। इसी कारण जब वो स्पिरिट मरी थी तो फिर बहुत सारी लड़कियां उसमें से बाहर निकली थी। वो स्पिरिट्स इविल स्पिरिट नहीं बनना चाहती थी, पर वो मजबूरन ऐसा बनी थी क्योंकि उनके साथ जो भी कुछ गलत हुआ था। इसके बाद हमको ऐसे की दादी माँ बताती हैं कि भले ही उनके पास पूरा राइट था, पर जो लोग मर चुके हैं वो लोग जिंदा लोगों को परेशान नहीं कर सकते और जिंदा लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है मरे हुए लोगों को बेइज्जत करने का। और यही रूल्स हैं जिन रूल्स के बल पे जिंदा और मरे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप ये रिस्पेक्ट तोड़ते हैं तो आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमको लेके जाया जाता है आयासे और उसकी दादी माँ के घर में। दोनों लोग लड़ाई कर रहे होते हैं क्रैब के मीट को लेके। वहीं दूसरी तरफ ओकारुन को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही होती है। वो कह रहा होता है कि यार इतना सब कुछ हो गया कि फिर मैं खाना कैसे खा लूं। आयासे और उसकी दादी माँ अभी भी लड़ रही होती है। इस पे उसकी दादी माँ कहने लगती है ओकारुन से क्या तुम्हारे पास सच में तुम्हारी वीनी आ भी गई है कि वीनी आने के बाद भी तुम्हें खाने का मन नहीं कर रहा है। बेसिकली फिर वो दोनों लोग भी मारा मूर करने लगते हैं। फिर वंस अगेन सीन कट होता है और हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है। आयासे और ओकारुन का एक बहुत ही प्यारा सा इंटीमेट सा सीन, जहाँ पे आयासे ओकारुन को समझाती है कि दादी माँ सिर्फ इसलिए ऐसा बोल रही थी ताकि तुम्हारा ध्यान हट सके उस बात से और तुम कंसंट्रेट कर सको खाने में, ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो सके और तुम ये ना सोचो कि कैसे सब कुछ कितना खराब हुआ है। फिर दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और ओकारुन वहाँ से जाने लगता है। पर जाते जाते ओकारुन सोच रहा होता है कि गुड बाय। ऐसे भी सोच रही थी कि गुड बाय इसका मतलब वापस नहीं मिलना है, इसका मतलब वापस नहीं मिलना है। पर तब तक ऐसे चिल्ला के बोलती है कि सी यू टुमारो, जिसपे ओकारुन बोलता है कि बिल्कुल। हमारा अपना ओकारुन सोच रहा होता है कि कैसे एक गुड मॉर्निंग हेलो अयासे के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आखिर वो रात भर इस चीज की प्रैक्टिस करके आ भी तो रहा होता है। पर जैसे ही वो अयासे को गेट के पास खड़े हुए देखता है उसकी सिटी पिट्टी गुल हो जाती है। लड़का शर्मा जाता है और हरा पीला लाल नीला होने लगता है। तो वो सोचता है कि बेटर यही होगा कि हम इस अयासे को इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊं। वो अयासे को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। तब तक अयासे पीछे से आती है और उसके ऊपर कूद पड़ती है और उससे कहती है कि तुम आज लेट हो गए हो, अब चलो स्कूल के अंदर चलते हैं। उसके बाद आता है इंट्रो, जो कि बहुत ही कमाल का है क्रीपी मिनट्स के द्वारा, उसको सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि ओकारुन और अयासे दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। ओकारुन भी क्लास में जा रहा होता है, तभी उसको एक लड़का धक्का दे देता है और वो नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो जहाँ पे गिरा होता है वहाँ पे बैठी एक लड़की उसका भी मजाक उड़ाने लगती है। पर ओकारुन सोच रहा होता है कि इन सब में कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी भर सबने मेरा मजाक उड़ाया है और मैं सबको माफ कर सकता हूँ, स्पेशली अब क्योंकि अब मेरे पास एक बहुत ही कमाल की फ्रेंड है, यानी कि मिस आयासे। उधर दूसरी तरफ हमको दिखाई जाती है आयासे, जो कि विंडो के बाहर देख रही होती है और बहुत ज्यादा चिंतित मनन कर रही होती है। वो सोच रही होती है अपने टाइम को ओकारुन के साथ और वो ओकारुन से वापस बात करना चाह रही होती है। उसके जो बाकी 2 फ्रेंड होते हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ है आयासे को, तो वो लोग अपनी हाइपोथेसिस
एक्सक्यूजेस बना रहे होते हैं कि कैसे क्या पता वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई हो, फिर उसने उसका फोन तोड़ दिया हो। ला 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 लोरी दूध की कटोरी। वहीं हमको वंस अगेन कंटिन्यूअस सीन कट कर करके दिखाया जा रहा होता है कि कैसे ओकारुन और अयासे दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से एलियंस और घोस्ट की बातें करना चाह रहे होते हैं। और आई स्वेयर टू गॉड ये सीन मुझे इतना ज्यादा क्यूट लगा ना, ये मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद दिला दिया 7th 8th में, क्योंकि हम लोग भी बॉयज स्कूल में हुआ करते थे। तो मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हारे भाई की वो दूसरे सेक्शन में थी भाई, तो उससे बात करने के लिए ना भाई इतनी टेंशन हुई करती थी। एनीवेज स्टोरी पे वापस आते हैं। फाइनली आता है लंच टाइम। लंच टाइम में दोनों एक दूसरे को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, पर दोनों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। दोनों एक दूसरे को क्रॉस तो करते हैं, पर क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की क्लास में जाके पूछने लगते हैं एक दूसरे के बारे में। ऐसे बोल रही होती है कि ओकारुन कहाँ है। वहाँ पे जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि ओकारुन का तो मुझे पता ही नहीं कि भाई ये नाम क्या है, इसका असली नाम तो बताओ। जिसपे वो कहती है कि मैं असली नाम नहीं ले सकती ऑब्वियसली, क्योंकि उसका नाम केंटा काकुरा है। वहीं दूसरी तरफ ओकारुन अयासे की क्लास में गया होता है और उसकी क्लास में बहुत धीमे धीमे पूछ रहा होता है कि अरे मिस अयासे कहाँ पे है, जो बात कोई सुन नहीं पा रहा होता है और इसी कारण उसकी मदद कोई नहीं कर पा रहा होता है। फिर दोनों को लगता है कि वो दोनों लोग कैफेटेरिया में गए होंगे। उधर अयासे गुस्सा के चली जाती है कैफेटेरिया में उसको खोजने के लिए, पर जब वो कैफेटेरिया में पहुंचती है तो फिर हमारा ओकारुन को-ऑप में जा चुका होता है। और जब ओकारुन को-ऑप में होता है तो हमारी अयासे कैफेटेरिया में आ चुकी होती है। बेसिकली दोनों लोग एक दूसरे को कंटिन्यूअसली लगातार मिस कर रहे होते हैं। इसके कारण दोनों लोग एजिटेट भी काफी ज्यादा होने लगते हैं। उसके बाद दोनों लोग जाके अपनी अपनी बेंचों पे बैठ जाते हैं। वो दोनों बेंच केवल एक कॉरिडोर से सेपरेटेड होती हैं, पर क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होते हैं इसलिए उनको इस बारे में पता नहीं होता है। जहाँ ओकारुन सोच रहा होता है कि अयासे को डेफिनेटली पता चल गया है कि वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, इसलिए वो उससे बात नहीं कर रही है, उसको इग्नोर कर रही है। वहीं अयासे को लग रहा होता है कि क्योंकि उसने सुबह सुबह ओकारुन को परेशान कर दिया था इसलिए वो उससे बात नहीं कर रहा है। दोनों लोग बोल रहे होते हैं कि ये बहुत ही खराब बात है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से बात करनी होती है। फिर उसके बाद दोनों लोग अपनी अपनी सीट से उठते हैं एकदम चिंतित होके और नीचे देखते हुए और जाके कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो दोनों लोग भिड़ जाते हैं और उनके दांत दांत से टकरा जाते हैं और दांत टकराने की आवाज आ जाती है। आई मीन दांत टकराते हैं कि कुछ और, ये तो आप समझ ही सकते हैं। एनीवेज दोनों लोग एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ वो लोग गुस्से में बोल रहे होते हैं कि तुम कहाँ, वहीं दूसरी तरफ खुशी से भी बोल रहे होते हैं कि मैं तो तुमको सुबह से खोज रहा था, तुम भाई यार कहाँ चले गए थे यार, तुमसे मिलके तो मजा ही आ गया। पर जैसे मैंने कहा कि इनके दांत टकरा जाते हैं और इस दांत को टकराते हुए वहाँ पे खड़ी दो लड़कियां भी देख लेती हैं। वो दो लड़कियां सोचती हैं कि ये लोग किस कर रहे हैं और इस बात को लेके चिल्लाने लगते हैं, जिस बात को लेके अयासे बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो जाती है और वो कहती है कि ऐसे डिमवेट के साथ मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुन के ओकारुन कहता है कि ऐसी बुद्धू औरत के साथ मैं भी कुछ कभी भी नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद दोनों में वंस अगेन एक और बार लड़ाई हो जाती है और ओकारुन और अयासे वंस अगेन एक बार बोल देते हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ये बोलने के बाद दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे जाने लगते हैं। ओकारुन चला जाता है वॉशरूम में, तभी वो कुछ नोटिस करता है। वो क्या नोटिस करता है ये तो हमें आगे पता चलेगा, पर इससे पहले हमको दिखाया जाता है अयासे का क्लासरूम। अयासे के क्लासरूम में उसके सारे दोस्त उसका मजा ले रहे होते हैं, उस लड़के के बारे में पूछ रहे होते हैं जिसको वो कॉरिडोर में किस कर रही होती है, जिसपे अयासे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और बाकी दोनों लड़कियां बताने लगती हैं कि वो जो लड़का है वो 1 नंबर का ओटाकू दिखता है, यानी कि वीक दिखता है, वो चश्मे लगाता है, वो 4 आइज है वगैरह वगैरह करके उसका मजा लेने लगती हैं। तभी वहाँ पे दौड़ता हुआ ओकारुन आ जाता है और वो गेट पे खड़े खड़े चिल्लाने लगता है कि मुझे आपसे बात करनी है मिस अयासे, इट्स वेरी नेसेसरी। पर अयासे उसको कंटिन्यूअसली रिजेक्ट करती रहती है। इसके बाद ओकारुन बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड हो जाता है और उसको लगता है कि अयासे को उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। पर फिर भी हमको अयासे दिखाई जाती है जिसका चेहरा अभी भी हल्का बहुत लाल होता ही है। फिर स्कूल खत्म होता है और ओकारुन वापस लौट रहा होता है अपने घर की तरफ। वो सोच रहा होता है कि क्या अयासे चली गई होगी, पर तभी वो एक और लड़की से टकरा जाता है जिससे वो बोलता है कि आर यू ओके। इससे वो लड़की भी सॉरी ओरी बोलने लगती है। वो लड़की कंप्लीटली चार्म करने लगती है हमारे ओकारुन को, उससे बहुत प्यार से बात कर रही होती है, जो कि देख के ओकारुन बहुत ज्यादा शब्द हो जाता है। आई मीन ओकारुन है तो एट द एंड ऑफ द डे एकदम पिछले सा लड़का ही, वो क्यूट सी लड़की भी तो होती है। तो फिर ओकारुन लाल पीला हरा नीला भी हो रहा होती है। ओकारुन के कंधे पे हाथ रख के वो लड़की और भी बातें करने लगती है। तभी वहाँ पे अयासे आ जाती है। अयासे सोच रही होती है कि ओकारुन ने तो बोला था कि इसके कोई दोस्त नहीं है, पर ये लड़की कौन है, ये तो थोड़ी सी क्यूटी सी भी है। फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी अयासे सुनती है कि वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है कि कैसे वो ओकारुन का चूतिया बना रही होती है। बेसिकली वो ऐसे ही लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है ताकि वो उनका बाद में मजा ले सके। ये सुन के अयासे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और फिर वो अपनी टेलीकिनेसिस का यूज करके उसके ऊपर एक वाटर टब बाथ टब गिरा देती है, जिसको देख के ओकारुन एक बार के लिए चिंतित हो जाता है और वो देख के बोलने लगता है कि यार ये तो वही लड़की है जिसने मुझे बचाया था, इसके सर पे ये कैसे गिर गया। तभी अयासे आती है और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसको लेके जाने लगती है, कहने लगे तुम्हारे चश्मे बहुत अच्छे लग रहे हैं और तुम्हारे जैसे गजब के लड़के का चार्म और कोई लड़की नहीं समझ सकती है। और ये चीज वो गिरी हुई लड़की भी नोटिस करती है। एनीवेज फिर वो लोग घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग रोड पे होते हैं और एक दूसरे से सॉरी बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहले सॉरी बोलती है अयासे
और वो बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप रखने में कोई दिक्कत होती है, बट वो कोर्टयार्ड में जो सीन हुआ था जिसमें हमारे दांत टकरा गए थे, जो कि ऑलमोस्ट किस जैसा लग रहा था, उसके बाद मैं थोड़ी सी फ्लस्टर्ड हो गई थी, इसीलिए मैं एम्बैरेस्ड हो गई थी, तो आई एम रियली सॉरी टू यू। जिस पे कारून कहता है कि अरे इट्स कम्प्लीटली फाइन, उसको भी कोई दिक्कत नहीं थी, जो हुआ वो हुआ, अब इससे आगे क्या ही है। और उसके पास उससे भी एक बड़ी बात होती है, जिस पे अयासे कहती है कि मैं इतनी मेहनत से तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ और तुम्हें लगता है इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है। जिस पे कारून कहता है कि गुस्सा थामो और एक बार मेरी बात सुनो, तुम्हें याद है कि हमने कैसे ग्रैनी को हराया था। फिर उसके बाद अयासे कहती है कि हाँ मुझे बिल्कुल याद है, और कर्स भी चला गया और तुम्हारे थिंग भी वापस आ गया, हम लोग तो उसकी श्राइन पे गए थे। जिस पे कारून कहता है कि नहीं मेरी थिंग तो वापस आ गई है पर मेरी बॉल्स चली गई हैं। फिर सीन कट होता है और उनको दिखाई जाती है अयासे जो कि जमीन में पड़े पड़े हंस रही होती है, और उसकी दादी उससे बोल रही होती है कि मैंने इसलिए कहा था कि तुम मुझे अपनी बॉल्स दिखा दो। जैसा मैंने कहा कि वहाँ पे बहुत मजे ले रही होती है अयासे उसके। फिर हमको दिखाई जाती है दादी माँ जो कि अपना यंत्र मंत्र तंत्र लेके आ जाती हैं और चेक करने लगती हैं, झांकने लगती हैं ओकारून की स्पिरिट के अंदर। उसके बाद वो अयासे से कहती है कि एक बाथटब लेके आओ, उसके अंदर पानी भरो और साथ में लेके आओ एक डॉल, साथ में लेके आओ एक तलिस्मान। फिर उसके बाद वो ओकारून के सर पे डंडे बरसाने लगती हैं। फिर हमको समझ आ जाता है कि उस डंडे की हेल्प से वो कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। अयासे चेक करती है ओकारून की ऑरा को, जिसका कलर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर किसी और की भी ऑरा है। फिर अयासे अपनी पावर का यूज करके उस ऑरा को बाहर खींच लेती है, पर वो ऑरा तभी अयासे के हाथ से गायब हो जाती है, जिसपे उसको लगता है कि वो खो गई है ऑरा। पर हमको बताया जाता है कि वो ऑरा किसी और नहीं बल्कि बगल में जो डॉल रखी होती है कैट की, उसके अंदर जाके ट्रैप हो जाती है। उसके अंदर आते ही वो डॉल वहाँ से भागने लगती है और उसका पीछा करने लगते हैं वो तीनों, पर अयासे अपनी पावर्स का यूज करके इजिली उस डॉल को उसी की प्लेस पे होल्ड करने में कामयाब हो जाते। वो लोग गेट खोलते हैं और सामने पहुंच जाते हैं उस डॉल के, और फिर वो डॉल उन तीनों को देखते ही गरियाने लगती है। वो कहती है कि मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। किसी को सड़ा हुआ टमाटर बोल रही होती है तो किसी को बेवकूफ बोल रही होती है। फिर हमको बताया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि है टर्बो बाबा। फिर हमको बताया जाता है कि ये हुआ कैसे था, जब लास्ट मोमेंट में वो बर्न कर रहे थे टर्बो बाबा को, उसी मोमेंट में टर्बो बाबा जाके घुस जाती है ओकारून के शरीर के अंदर, और वो डॉर्मेंट छुपे रहने वाली थी जब तक कि उसकी पूरी पावर्स वापस नहीं आ जाती हैं। उसके बाद टर्बो बाबा कहने लगती है कि इस सिचुएशन में मैं जीत चुकी हूँ क्योंकि मेरे पास ओकारून की बॉल्स हैं, और जब तक उसको उसकी बॉल्स वापस नहीं मिल जाती तब तक तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। इसके बाद वंस अगेन वो तीनों को फिर से गरियाने लगती है, जिसके बाद ओकारून बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो गुस्से में ही टर्बो बाबा वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको देख के लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे हो गया। इस पे हमारी अयासे की दादी माँ समझाती है कि वह बेसिकली है क्योंकि टर्बो बाबा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली ऑरा को होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रही होती है ओकारून की, इसी कारण उसकी कॉन्शियसनेस तो बाहर निकल गई पर उसकी पावर अभी भी ओकारून के अंदर ही रह गई है। इसका मतलब कि जो एडवांटेज टर्बो बाबा को लग रहा था कि उसके पास है, वो एडवांटेज उसके पास नहीं है, और ये देखने के बाद वो तीनों कम्प्लीटली पावर वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। इसके बाद जो अयासे की दादी माँ होती है वो सोचती है कि अरे इतना गरिया है, अब तो तुम्हारे ऊपर लाठी चार्ज होगा। ये बोलने के बाद वो उसको पंखे लाठी मारने लगती है। एनीवेज एक बार अयासे और टर्बो ग्रैनी बात करते हैं। अयासे कहते हैं कि मैं समझ सकती हूँ तुम इतनी ज्यादा बिटर क्यों हो, तुमने आखिर इतनी सारी लड़कियों का पेन जो बांटा हुआ है, पर फिर भी बस तुम ओकारून की बॉल वापस कर दो और हम तुम्हें तुम्हारी पावर वापस कर देंगे। जिस पे वो कहती है कि मैं वापस तो कर दूं पर मेरे पास वो है नहीं, मतलब बेसिकली उसकी बॉल को कहीं पे उसने खुआ दिया है। हमको दिखाया जाता है कि जो टर्बो ग्रैनी जो कि इस समय बिल्ली के अंदर आके फंसी हुई है, वो इन लोगों को बता रही होती है कि वो बॉल दिखती कैसी है। बेसिकली एक बॉल है जो कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में घिरी हुई है। स्पिरिचुअल एनर्जी से मुझे याद आया कि हम लोग ब्लीच भी कवर कर रहे हैं और उसमें आइजन की एंट्री हो चुकी है जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी नेक्स्ट लेवल है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो शो भी हमारे ही इसी चैनल पे देख सकते हैं। वंस अगेन वापस आते हैं और बात करते हैं डैडरन की। दादी माँ आगे कहती है कि वो बॉल स्पिरिचुअल एनर्जी में घिरी हुई है और वो 5 सेंटीमीटर डायमीटर की होगी एट दी वेरी मैक्स, और वो एकदम ग्लिमर करती है, एकदम गोल्ड में एकदम से चमचमा रही है ना कि इसको तुम देखोगे तो तुम उसको देखते ही पहचान जाओगे। और अगर तुमको वो ढूंढने पे नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यही है कि इसको कोई उठा ले गया है। स्पिरिट्स और योगा यानी कि आत्मा और भूत बहुत ज्यादा ईगर होते हैं, बहुत ज्यादा कीन होते हैं ऐसी चीजों को उठाने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बॉल्स में होती है लाइफ फोर्स जिसकी मदद से स्पिरिट्स वापस जिंदा हो सकती हैं। इसे बोलने के बाद टर्बो ग्रैनी कहती है पर इससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। ये सुनने के बाद दोनों अयासे और ओकारून जो कि बॉल ढूंढ रहे होते हैं एक पार्क में, उसको लतियाने लगती है। इसके बाद दादी कहती है कि ये ट्रीटमेंट मैं याद रखूंगी, एक बार मतलब पावर तो वापस मिले फिर मैं तुम लोग को बताती हूँ। उसके बाद वो दोनों लोग वापस चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों को कोई नई स्ट्रेटेजी सोचनी थी बॉल खोजने के लिए। ये लोग अयासे की दादी माँ से भी बात कर रहे होते हैं जो कि बताती है कि मैं अपने लोगों से पता कराने की कोशिश करती हूँ कि बॉल कहाँ पे है। उसके बाद आगे वो बोलती है कि जो भी हो ओकारून तुम अपना खास ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे पास टर्बो ग्रैनी की पावर है और
ये पावर बहुत बड़ा जिम्मा साबित हो सकती है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, और अगले दिन स्कूल में होता है ओकारुन जैसे ही क्लास में घुसता है, एक बंदा उसे कंधे के ऊपर हाथ रख के कहने लगता है कि तुम और आया से डेट कर रहे हो ना, जिसे वो कहता है कि नहीं भाई डेट तो नहीं कर रहे हैं। जिसपे वो बंदा कहता है तो फिर मेरा इंट्रो करा दो ना यार आयासे से, मैंने सुना है आयासे बड़ी वैसी लड़की है और वो किसी के साथ भी ऐसा वैसा कर देती है। ये सुनने के बाद हमारा ओकारुन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो धीमे धीमे ट्रांसफॉर्म होने लगता है टर्बो ग्रैनी की पावर को यूज करके, और वो उसके बाद ओकारुन उस बंदे का कॉलर पकड़ के उसको उठाने लगता है और बोलता है कि मिस मोमो जो कि मेरी फ्रेंड है उनके बारे में ऐसा रूमर कौन फैला रहा है। इसके बाद वो सामने वाला बंदा सॉरी बोलने लगता है और वहाँ पे खड़े तीनों बंदे वहाँ से भाग लेते हैं। ओकारुन अपनी बेंच पे वापस आता है और किताब खोल के बैठ जाता है। ये सोचने लगता है कि कैसे उसको बहुत ज्यादा हार्ड टाइम हो रहा है ये बिलीव करने में कि कैसे मतलब उसने लड़ाई वड़ाई कर लिया, वो लड़ाई नहीं करता है। फिर उसको याद आता है कि कैसे वो बंदा अयासे को क्यूट बोल रहा था और कभी ओकारुन ने तो इस बारे में ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि ओकारुन तो हमेशा अयासे को दोस्त की तरह देखता था। एनीवेज तभी टर्बो ग्रैनी निकलती है वो भी ओकारुन के बैग के अंदर से। वो कहने लगती है कि तुम्हें मेरी पावर कंट्रोल करने में अगर बहुत मुश्किल हो रही है तो फिर मुझे दे दो, पावर वापस दे दो। इसके बाद ओकारुन वो बैग उठा के भाग के कॉरिडोर में जाके खड़ा हो जाता है। वंस अगेन टर्बो ग्रैनी उसको कन्विंस करने लगती है कि पावर्स मुझे वापस दे दो, बस एक बार बॉडी के अंदर जाने दो। जिसके बाद ओकारुन उसके ऊपर चिल्ला के बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं मूर्ख, मैं गधे का बिल्ला हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर आने दूंगा बिना बॉल वापस किए? एनीवेज वो ये सब कर ही रहा होता है, तब तक वहाँ पे आ जाती है आयासे और आयासे को देखते ही हमारा लौंडा स्तब्ध हो जाता है। I mean, वो भी क्यों ना, आयासे है तो क्यूटी। आयासे उससे पूछने लगती है कि तुम छुपा क्या रहे हो मुझसे? ओकारुन कहता है कि कुछ नहीं, पर तभी उसके हाथ से बैग गिर जाता है और वो भागने लगता है आयासे को देख के, क्योंकि आयासे बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। इसी मौके का फायदा उठा के टर्बो भी वहाँ से भाग लेती है। फिर वंस अगेन सीन कट होता है और हमको आयासे दिखाई जाती है क्लासरूम में, जो कि मुंह फुला के बैठी होती है। उसके अगल बगल के दोनों दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम गुस्से में क्यों हो? जिसपे वो कहती है क्योंकि मेरा बंदा, जो कि मेरा बंदा नहीं है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझे अवॉइड कर रहा है। जिसपे वो दोनों लड़कियां कहती हैं पर है तो तुम्हारा बंदा बहुत अच्छा आदमी, क्लास सी के कुछ लोग तुम्हारे बारे में रूमर चला रहे थे और उनसे लड़ाई कर ली है तुम्हारे बंदे ने। ये सुनने के बाद वो सोचने लगती है कि ओकारुन आखिर मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद एंट्री होती है इस शो की पूगी, जो कि गुस्से बोलने लगती है मैं हूँ परम सुंदरी, मैं हूँ सबसे हंसी, मैं हूँ जाने जहां, और मेरे होते हुए लोगों के दिन बन जाते हैं। जो मुझे देख लेता है वो मुस्कुरा देता है, मेरे कारण लोगों के अंदर होप है कि वो कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं लाइफ में। पर मेरी जैसी लड़की भी कभी इम्परफेक्शन का सामना करेगी, मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। और उस दिन यानी कि जिस दिन जब आयासे ने उसके ऊपर एक टब गिरा दिया था, उस इंसिडेंट के बाद से उसको पता चल गया था कि इस दुनिया में इम्परफेक्शन है, तो इसीलिए वो बदला लेने के लिए आयासे के बारे में रूमर फैला रही हो कि वो अच्छे कैरेक्टर की नहीं है। पर ये रूमर बहुत ज्यादा फैल नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। आखिरकार वो लड़की डीमन है। उस दिन जिस दिन उसके सर के ऊपर टब गिरा था, उस दिन आयासे के पीछे पंख देखे थे वो डीमन के विंग से, और क्योंकि वो इतनी ज्यादा सुंदर है इसलिए भगवान ने उसको चुना है ताकि वो उस डीमन को मार सके। और इसी कारण बिग रिवील गाइस कुर्सी पकड़ के बैठ जाइए, कुर्सी गिरना नहीं। उसके पास होती है गोल्डन बॉल यानी कि ओकारुन की बॉल। बेसिकली ये लड़की ओकारुन के अपने हाथ में लेके बैठी है। एनीवेज गाइस मूविंग ऑन, फिर इसके बाद आ जाता है इंट्रो। हमारे फेवरेट क्रीपी नेट के इंट्रो के बाद हमको दिखाया जाता है कि कैसे बॉल मिली थी उस लड़की को। बेसिकली उस रात को जिस रात में एग्जीक्यूशन हुआ था हमारी टर्बो बाबा का, उसी रात में वो बॉल आके गिर गई थी इस लड़की के पास, और क्योंकि वो बॉल पाते ही उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई थी, इसी कारण से उसको ये सब पता चल रहा होता है, उसको स्पिरिट्स दिखाई दे रही होती हैं। फिर अगले सीन में हमको दिखाई जाती है वो लड़की जिसका नाम हमको बताया जाता है कि आयरा अपने दोस्त को अपने दो दोस्तों से मंगाई होती है, एक केप और एक क्रॉस, ताकि वो मार सके यानी कि खत्म कर सके मोमो आयासे का भूत। तभी आयरा को एक लेडी दिखाई देती है जो कि रेड कलर का ड्रेस पहनी होती है, और वो अपने दोनों दोस्तों को दिखाने लगती है उस लेडी को, पर वो दोनों दोस्त नहीं देख पा रहे होते हैं उस लेडी को। तभी वो नीचे बैठ जाती है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ये मोमो आयासे का कोई जान पहचान का भूत प्रेत ना हो जो कि उसके लिए खबर पता कर रहा हो। तभी वहाँ पे दो लौंडे आ जाते हैं और लौंडों को देखते ही लड़की सीधे पलट जाती है भाई, वो तुरंत एकदम चिपकू, अरे गर्मी लग रही थी दीवार ठंडी थी ये सब करने लगती है। और फिर वो तीनों लोग स्कूल के बाद मिलने का प्लान बनाते हैं। फिर वंस अगेन सीन कट होता है और हमको दिखाए जाते हैं मोमो और कारुन, ये लोग बैठ के लंच कर रहे होते हैं टर्बो बाबा के साथ, जहाँ पे ओकारुन मोमो को देखने में भी शर्मा रहा होता है, बल्कि वो इसी बहाने नजर रख रहा होता है टर्बो ग्रैनी के ऊपर। फिर हमको टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसको स्कूल में एक स्ट्रेंज औरत दिखी है, वो ऐसे नल्ले बेरोजगार लोगों की तरह नहीं घूम रही थी, बल्कि वो गेंद की तलाश में थी, और उस तलाश से कंप्लीट होने के पहले ही उसको एक बहुत अजीब सी औरत दिख गई है जिसको वो इंट्रोड्यूस करा देगी उन दोनों को स्कूल खत्म होने के बाद। और फिर वंस अगेन टर्बो बाबा बताती है कि अगर किसी आदमी ने उठा ली होगी वो बॉल, वो गोल्डन बॉल, तो फिर उसकी स्पिरिचुअल पावर अवेकन हो गई होगी। फिर वंस अगेन सीन कट होता है और हमको दिखाई जाती है आयरा जो कि अभी
भी ओकारुन की बॉल्स के साथ खेल रही होती है। फिर वो सोच रही होती है कि कितनी ज्यादा पावर है मोमो अयासे के पास, कि क्या वो दोनों लोगों को अकेले हरा सकती है। आई मीन उसका फैमिलियर और मोमो अयासे। वो एकदम डिटरमिन्ड होती है मोमो अयासे को जड़ से खत्म करने के लिए। फिर छुट्टी होती है और अयासे और ओकारुन दोनों लोग बॉल को खोजने के लिए जाने ही वाले होते हैं। तब तक आइरा वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि यार कोपचे चलते हैं, तुमसे थोड़ी अकेले में बात करनी है। उसके बाद वो सर झुका के बोलने लगती है तो फिर मान ही जाती है हमारी मोमो अयासे और फिर वो लोग एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाते हैं। पर उससे पहले टर्बो बम को बताती है कि वो स्ट्रेंज औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी। फिर वंस अगेन जैसा मैंने कहा कि वो लोग एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाते हैं। उस बिल्डिंग में जाते ही मोमो के ऊपर अटैक कर देती हैं उसके दोनों अंटर पंटर, और वो दोनों अंटर पंटर उसको जमीन पे गिरा के उसका एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं उसके मुंह के ऊपर क्रॉस लगा के। पर वो अपने डीमन हैंड का यूज करके, मतलब आइरा जिसे डीमन हैंड कहती है, और उसकी साइकिक पावर का यूज करके उन दोनों लड़कियों को उठा के फेंक देती है। और फिर वो आइरा से लड़ने लगती है। आइरा कहने लगती है कि अगर अब मेरा क्रॉस नहीं काम कर रहा है तो फिर मैं ये गोल्डन बॉल यूज करूंगी जो कि मुझे हेवेंस ने खुद दी है तुम्हारी पावर्स को खत्म करने के लिए। जिसमें मोमो कहती है अरे तुम्हारी बॉल, अरे ये बॉल वापस करो, ये बॉल ओकारुन का फैमिली ट्रेजर है। जिसपे वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, ये बॉल मेरी है जो कि मुझे हेवेंस ने लाके दी है। पर इससे पहले कोई और बहुत ज्यादा डैमेज हो पाए वहाँ पे आ जाता है ओकारुन दौड़ते हुए। उसको देखते ही अयासे कहती है कि तुम लाइफ सेवर हो, हमको पता चल गया है कि टर्बो ग्रैनी जिस स्ट्रेंज औरत के बारे में बात कर रही थी वो यही है। पर तब तक एक प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है। को बताया जाता है कि एक्चुअली में स्ट्रेंज औरत ये आइरा नहीं बल्कि कोई और है जो कि आइरा को फॉलो कर रही है, और वो कोई और नहीं बल्कि है आइरा की मॉम। फिर हमको बैक स्टोरी दिखाई जाती है आइरा और आइरा की मॉम की। वो शुरुआत करती है कि मैं कितने सालों से वेट कर रही थी कि तुम फाइनली देख पाओगी स्पिरिट्स का, और क्योंकि अब फाइनली तुम मुझे देख सकती हो तो तुम्हें मुझे मॉमी बुलाना चाहिए। पर अभी भी आइरा इस कंफ्यूजन में होती है कि तुम फेमिलियर हो क्या मिस अयासे की। और फिर वो आइरा को हाथों में लेके झुमरी तलैया करने लगती है। फिर हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमको बताया जाता है कि वो औरत एक्चुअली में मां नहीं आइरा की, वो बस एक कोई स्ट्रेंज औरत थी जिसको एक बार गलती से बच्ची आइरा ने मॉमी बोल दिया था, और आज तक ये उस बात को लेके बैठी हुई है। अभी हमारा हीरो यानी कि ओकारुन ज्वाइन करता है फाइट, और भाई ओकारुन क्या मार धाड़ करता है, कटाई छटाई करता है। काश मैं ऐसा बोल पाता, पर इससे पहले वो बहुत कुछ कर पाता। हमारे सामने वाली सिर की बाल वाली औरत उसको खा जाती है और उसको गॉबल गॉबल कर जाती है। ऐसे पूरी कोशिश करती है अपने हाथों से कि वो उसको गॉबल होने से बचा सके, पर फिर भी क्योंकि उसके हाथ बंधे होते हैं तो इसीलिए फुल कंट्रोल नहीं होता है उसकी साइकिक पावर के ऊपर अयासे का। फिर हमको दिखाई जाती है आइरा जो कि अभी तक सठियाई हुई होती है। झुमरी तलैया पाने के बाद वो कहने लगती है कि मुझको भगवान ने चूज किया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ ऐसे मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। फिर वो कहती है कि अयासे अगर तुम इनके खिलाफ हो तो हमको साथ में मिलकर लड़ना चाहिए इन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। तभी अयासे बाहर निकल के आती है और उसी के साथ में निकल के आते हैं टर्बो ग्रैनी। फिर वो कहती है कि ये रेड ड्रेस, ये एक्रोबैटिक स्किल और ये सिल्की बाल, तो ये बेसिकली ये औरत है एक्रोबैटिक सिल्की, ये भी एक योकाई है। और ये टर्बो ग्रैनी बहुत ज्यादा बेइज्जती से बोल रही होती है। उसके बाद टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैं ऐसे नोबडीज की कोई चिंता नहीं करती हूँ। फिर से वंस अगेन आइरा पगलाने लगती है और एक्रोबैटिक सिल्की अभी भी कह रही होती है कि मुझे मम्मी बुलाओ, और वो नहीं बुलाती है और वो उसको मॉन्स्टर बोल देती है। और यही बात सुनने के बाद दुखी होके वो आइरा को निकल जाती है। उसके बाद वो रोने लगती है। रोते रोते वो कहती है कि ये तुम्हारी गलती है लड़की, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता, तुमने मेरी प्यारी आइरा को नहीं बर्बाद किया होता तो फिर वो ऐसी डिलिंक्वेंट नहीं बनती। इसके बाद आया से मांगने लगती है मदद टर्बो ग्रैनी से, पर टर्बो ग्रैनी कहती है क्योंकि तुम लोगों ने मेरी पावर्स को ले लिया है तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद भाई ये क्या कटाई छटाई करती है अयासे की। एक मोमेंट में मुझे अयासे के लिए बुरा ही लग जाता है, और अगर कोई रियल कैरेक्टर होता तो अभी तक भाई टिंचिक टैया हो जाती है उसकी। जमीन पे जो उठा उठा के पटकती है अपने बालों में रगड़ रगड़ के, पर फिर भी कुछ होता नहीं है। अंत तक वो अयासे से कहती है कि अच्छा अगर तुम भी मम्मी बोल दो तो यार मान जाएंगे, बस मम्मी ही तो सुनना है मुझको। पर वो अंत तक उसको मॉमी नहीं बोलती है बल्कि पीस ऑफ क्रैप बोल देती है, और इसी कारण से वो अयासे को भी खा जाती है। फिर भाई टर्बो ग्रैनी आती है और भाई स्टाइल मारने लगे एकदम टिंचिक टैया। भाई वो कहती है कि तुम्हें पता है बिल्लियां मतलब गुड लक का सिंबल हो, और मैं यहाँ पे हूँ तो मतलब गुड लक तो है अयासे और इन लोग के साथ। भाई फिर हमको बताया जाता है कि एक्चुअली में जो क्रॉस था वो क्रॉस नहीं था बल्कि था एक लाइटर, और क्योंकि अयासे को खाते टाइम एक्रोबैटिक सिल्की ने अपने थोड़े से बाल भी खा लिए हैं तो फिर उसी लाइटर का यूज करके कम्प्लीटली जला देते हैं एक्रोबैटिक सिल्की को ये लोग अंदर से। और क्योंकि वो जलने लगती है तो इसीलिए वो तीनों लोगों को निगल के बाहर फेंक देती है, उल्टी पलटी कर देती है। इसके बाद वो तीनों बाहर आते हैं। ओकारुन चिंतित होता है अयासे के लिए, पर फिर भी वो लोग तैयार होते हैं काउंटर अटैक के लिए। हमको दिखाया जाता है कि कोई आदमी या फिर कोई औरत बहुत ही ज्यादा डर के बहुत ज्यादा दुख में दौड़ रही होती है। उसकी सांस लेने की आवाज आपको सुनाई दे रही होती है, और वो जो सीन होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, जिसका एनिमेशन एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छा होता है, जो कि ऑलमोस्ट रियलिस्टिक ही लग रहा होता है। सच बताऊं तो सीन देख के मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं गलत एनिमे तो नहीं खोल लिया, पर हाँ मैंने डंडा खोल लिया है। फिर उसके बाद वो औरत या आदमी अपना हाथ रेस करती है, और फिर उसके बाद वो हाथ कन्वर्ट हो जाता है हमारी एक्रोबैटिक सिल्की के हाथ में। इसका मतलब कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि हमारी एक्रोबैटिक सिल्की थी। एनीवेज उसके बाद हमारी
एक्रोबैटिक सिल्की बोलना चालू करती है कि तुम लोगों ने मेरी आयरा को मुझसे चुरा लिया है, ऐसा मार मारूंगी ना मैं तुमको। और इसी में गरिया और भी देती है इन लोगों को। उसके बाद वो बहुत सारे सामान उठाती है और अपने बालों की मदद से उनके ऊपर फेंकने लगती है। फिर हमको दिखाया जाता है ओकारुन और मोमो अकेले भाग रही होती है। वहीं पे ओकारुन आयरा को अपनी गोद में लेके भाग रहा होता है। ओकारुन कह रहा होता है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, इसी कारण उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। अदरवाइज वो बहुत कट्टे से भाग लेता, पर क्योंकि ऑब्स्टिकल कोर्स है जहाँ पे उसको कंटिन्यूअसली टर्न लेना पड़ रहा है तो उसका मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। फिर वंस अगेन एक और बार पिक्चर में आ जाती है एक्रोबैटिक सिल्की और वो इन लोग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है और वो मोमो को पकड़ भी लेती है और मोमो काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है एक वेब पाने के बाद। फिर हमको दिखाया जाता है कि कैसे एक्रोबैटिक सिल्की अपने बालों का यूज करके अपने बालों को स्पीयर्स की तरह अटैक कर रही होती है ओकारुन के ऊपर, जो कि आयरा को लेके दौड़ रहा होता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि उसमें से एक स्पीयर लगे जाता है अंतली ओकारुन को और ओकारुन और आयरा उसके सामने आके गिर जाते हैं। इसके बाद बहुत सैडली से हमारी सिल्की कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे मां नहीं बोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज हम लोग हमेशा जिंदगी भर एक साथ रहेंगे, तुम्हें मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है और ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें खा जाऊंगी और जब मैं तुम्हें खा जाऊंगी तो तुम्हारा जितना भी कुछ है वो मेरे अंदर इम्ब्यू हो जाएगा। फिर उसको खाने के लिए आगे बढ़ी रही होती है, तभी उसको रियलाइज होता है कि उसके बाल हर जगह फंस गए हैं। हमको ये पहले क्लैरिफाई किया गया था कि ये जगह ऑब्स्टिकल कोर्स की तरह है, इसका मतलब यहाँ पे फंसने फंसाने की बहुत जगह थी और उसी के बाल फंस गए होते हैं, क्योंकि हमको पता है इसमें सिल्की के बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे हैं। इसके बाद यही बोलते बोलते मोमो ऐसे भी उनके सामने आ जाती है और फिर मोमो उसकी दौड़ में और फिर मोमो उसकी दोनों पैर पकड़ के उसको वहीं पे गिरा देती है और फिर ओकारुन से कहती है कि तुम ऑल आउट जाओ और इसकी यहीं पे टिंची टिंगियां कर दो। ओकारुन कहने लगता है कि वो कैसा करे, उसको तो ये सब आता ही नहीं है, उसने आज तक जिंदगी में कभी भी एक लात नहीं मारी है, ना ही एक मुक्का मारा है। जब भी उसको कोई भी दिक्कत आती थी तो वो तो बस ट्रांसफॉर्म होकर भाग लेता था, लड़ाई उसने कभी की है। ये दोनों बात कर दोनों लोग ओकारुन और मोमो इसी बात पे एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो मिस सिल्की होती है वो अपनी बालों की मदद से जिस भी चीजों के ऊपर इंटेंगल्ड होते हैं उसके बाल उसको तोड़ने लगते हैं, पर इससे पहले वो उसको खत्म कर पाए मोमो और ओकारुन और ज्यादा अग्रेसिव होने लगते हैं, तो फिर वो अपने ही बाल नोच डालती है। फिर से वंस अगेन अब तो कुछ करना ही था ओकारुन को, वरना मोमो की टिंची टिंगियां हो जाती, क्योंकि सामने से अटैक कर रही होती है हमारी एक्रोबैटिक सिल्की। पर इससे पहले वो कोई अपना अटैक लैंड कर पाए ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रैनी की पावर से यूज करके और उसको एक हेड बट देता है पूरे पोकेमॉन का मूव कॉपी करते हुए और उसको दीवार से पार करते हुए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से टकरा के गिरा देता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो वहीं पे बेहोश पड़ी होती है। ओकारुन के भी अंग अंग में दर्द हो रहा होता है और उसके बैग में से ग्रैनी निकलती है और वो कहती है कि अगर तुम मेरी पावर्स को यूज करके सिर्फ इतना ही कर पा रहे हो तब तो तुम बहुत ज्यादा नल्ले बेरोजगार हो, क्योंकि मेरी पावर्स तो बहुत ही ज्यादा औसम है। फिर ग्रैनी चली जाती है आयरा के पास बॉल खोजने के लिए और उसको बॉल मिल भी जाती है। बॉल मिलने के बाद वो बॉल थमा देती है मोमो को और वो कहती है मोमो से कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मोमो पूछती है प्रॉब्लम क्या है, जिसपे हमको ग्रैनी बताती है कि ये जो लड़की है यानी कि आयरा ये मर चुकी है। और इसी के बाद आ जाता है इंट्रो। इमेजिन करिए आप लास्ट में ये सुन रहे हैं कि ये लड़की मर चुकी है और उसके बाद चलू जाए इंट्रो खत्म होने के बाद इस एपिसोड का टाइटल रिवील होता है जो कि है टू अ काइंडर वर्ल्ड। फिर हमको दिखाए जाते हैं आयरा और मोमो जो कि उसकी पल्सेस चेक कर रहे होते हैं और हमको बताया जाता है कि वो श्योरली कंफर्मेटिवली डेड है। फिर टर्बो हमको समझाती है कि कोई भी इंसान योकाई के खाने के बाद जिंदा नहीं बच सकता है, केवल मोमो और ओकारुन बच गए। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है क्योंकि उन लोग के पास साइकिक पावर और ग्रैनी की पावर्स थी और आयरा जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन है वो किसी भी हालत में नहीं बच सकती थी। इसके बाद ओकारुन और मोमो मिलकर उसके ऊपर सीपीआर करने लगते हैं, पर टर्बो कह रही होती है कि तुम लोग कुछ भी कर लो वो बचेगी नहीं। बेसिकली मोमो अपने साइकिक हैंड का यूज करके उसका हार्ट पंप कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ ओकारुन उसको सीपीआर देने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मोमो टर्बो को कहती है कि तुम जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाओ। टर्बो ऐसा कर भी रही होती है और तब तक वहाँ पे चल के आने लगती है सिल्की। उन दोनों को लगता है कि ये फिर से लड़ाई करने वाली है और दोनों लोग फिर से मारधार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमको एक सिल्की का बैक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि उसके कितने ज्यादा बाल टूट चुके हैं, वो बेसिकली टकली हो चुकी है। मुझे पता है ये बोलने में बहुत फनी लग रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे देख के थोड़ा सा दुख हुआ। फिर वो आगे कहती है, फिर उसके बाद सिल्की कहने लगती है कि एक्चुअली मैं ऐसे नहीं बचने वाली है आयरा, अगर आयरा को बचाना है तो फिर उसको मेरी ऑरा देनी होगी। ऑरा बेसिकली बैटरी की तरह है जो कि शरीर को चार्ज रखती है। उसकी ऑरा अगर खत्म हो गई है तो उसको किसी और की ऑरा की जरूरत है और ये काम कोई और नहीं कर सकता बल्कि कर सकता है, और ये काम कोई और नहीं बल्कि करेगी मोमो आया से। मोमो ऐसे काम ऐसे करेगी कि वो जंपर वायर की तरह दोनों लोग को कनेक्ट कर देगी और जैसे एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी जाती है वहीं एक जगह से दूसरी जगह ऑरा चला जाएगी, और ये प्रॉमिस करते हुए कि वो उसको नहीं खाएगी वो अपना जॉब ही तोड़ देती है। और फिर वो कहती है कि अगर मैं कुछ भी करूँ तो फिर तुम मेरे स्कल को इस रॉड से फाड़ देना। ये सुनने के बाद मोमो और ओकारुन दोनों रेडी हो जाते हैं। ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रैनी में, वहीं पे आया से करने लगती है जो कि उसको कहा गया था। दोनों लोग की ऑरा एक दूसरे में ट्रांसफर होने लगती है, पर तभी सीन चेंज हो जाता है और हमको एक ब्लिप ब्लिप की आवाज सुनाई देती है। फिर सीन कट होता है एक होटल रूम में जहाँ पे एक औरत लेटी पड़ी हुई होती है और वो औरत कोई और नहीं बल्कि हमारी सिल्की होती है। उसके बगल में कुछ पैसे रखे होते हैं, इसका मतलब आप समझ सकते
हैं कि वो वहाँ पे क्या काम कर रही होती है। वो पैसे लेती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। बारिश हो रही होती है, वो छाता लेके अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है। पूरे रास्ते वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो दिखाया जाता है कि वो एक शॉप के बाहर पहुंचती है जहाँ पे एक पिंक कलर की ड्रेस उसको दिखती है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है। और माइंड यू, ये वही ड्रेस है जो कि वो इस रियल लाइफ में पहनती है, यानी कि सिल्की बनने के बाद पहनती है। फिर वो एक दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, गेट को खोलने वाली होती है, पर उससे पहले वो रुक जाती है। काफी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। पर वो जैसे दरवाजा खोलती है, एक छोटी सी बच्ची आती है जो कि उसके ऊपर चढ़ जाती है और फिर वो हंसने लगती है। उसको देख के ये औरत भी हंसने लगती है। फिर हमको बताया जाता है कि दोनों माँ बेटियां हैं, आई मीन ऑब्वियसली, और ये दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि कैसे हमारी ये जो माता जी हैं, ये एक नहीं बल्कि दो नौकरियां करती हैं। ये कैशियर की भी जॉब करती है। इसके अलावा वो अपनी बेटी को डांस भी सिखाती है, खाना बनाती है, उसका कंप्लीट ध्यान रखती है और उसकी बेटी भी उससे उतना ही प्यार करती है। दोनों लोग मिलकर डांस करते हैं, डांस सीखते हैं, फोटोज खिंचाते हैं और क्या नहीं करते हैं। फिर एक दिन वो अपने थोड़े से पैसों में से बहुत सारा पैसा खर्च करके वो पिंक ड्रेस जो कि उसने देखी थी अपनी बेटी के लिए लेके आती है। उसकी बेटी धीमे धीमे बढ़ती है, उसकी हाइट बढ़ती है और बढ़ती है। उसकी खुशियाँ, उसके बर्थडे पे वो उसके लिए केक भी लेके आती है। सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। एक सुंदर सा केक, एक सुंदर सी क्यूट सी बच्ची जो कि पिंक ड्रेस पहन के कैंडल्स को ब्लो आउट कर रही होती है। फिर हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बच्ची उसके लैप में सो रही होती है। पर तभी सीन कट होता है और इस सीन में हमको दिखाई जाती है मार। और ये मार कोई ऐसी मार नहीं होती है जिसको देख के आपको मजा आ जाए, बल्कि एक बहुत ही इमोशनल कर देने वाली मार। क्योंकि वो जो छोटी सी बच्ची होती है वो रो रही होती है और एक आदमी आया होता है जो कि उसकी माँ को असॉल्ट कर रहा होता है। उसके बाल पकड़ के उसको एक डोर में पुश कर देता है जो कि कम्प्लीटली कांच का बना होता है और वो कांच उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और फिर वो छोटी सी बच्ची को लेके वहाँ से जाने लगता है। वो औरत उसके पीछे दौड़ के आती है पर उससे पहले वो उसको एक लात मार देता है जिससे उसकी एक या फिर दोनों आंख फूट जाती है। वो वंस अगेन नीचे बेहोश होकर गिर जाती और वो गिरते गिरते वो अपने और अपनी बेटी की फोटो के ऊपर खून लगा देती है। फिर वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है पर जैसे ही उसको होश आता है अपनी मदरली इंस्टिंक्ट का यूज करके वो दौड़ के भागने लगती है और खोजने लगती है उस आदमी और अपनी बेटी को। और ये वही सीन है जो कि हमको एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया था और मैंने पहले भी कहा, पर मुझे यहाँ पे ये वाला एनिमेशन सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आई मीन मे बी लाइटिंग कम है तो फिर चीजों को रियलिस्टिक बनाना बहुत ज्यादा आसान होता होगा, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा सुंदर था। फिर से वंस अगेन बेहोश हो जाती है रोड पे बड़े पड़े, पर जैसे उसकी बेटी उसको उठाया करती थी वैसे उसको लगता है कि किसी ने उसको उठाया और फिर वो वापस उठ जाती है। और फिर उसके बाद वाला सीन क्या है ये मैं बहुत कंफर्मेशन के साथ तो नहीं बता सकता। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ये डेथ के बाद का भी हो सकता है और ये डेथ के जस्ट पहले का भी हो सकता है। हमको दिखाया जाता है कि हमारी सिल्की डांस कर रही होती है और क्या ब्यूटीफुल डांस करती है। वो मोस्ट प्रोबेबली एक टेरेस के ऊपर डांस कर रही होती है जिसके ऊपर खूब सारा पानी भर गया होता है और उसी कारण आप उसमें स्टार्स का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। उसके पीछे पीछे आप सारी बिल्डिंग्स भी देख सकते हैं और वही डांस करते करते नीचे गिर जाती है। आई मीन हमको गिरने की आवाज तो आती ही है और फिर गिरने के बाद डेफिनेटली वो मर जाती है और चेंज हो जाती है एक के अंदर। फिर एक और बार सीन कट होता है और हमको वंस अगेन वही औरत दिखाई जाती है। वो कहती है कि उसे याद तो नहीं कि उसने क्या खोया है, पर उसने डेफिनेटली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो दिया था और अभी भी उसके हाथों से खून गिर रहा होता है। इस सीन के बाद तो मैं कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूँ कि वो मर चुकी है, क्योंकि किसी का भी इतना ज्यादा खून गिरने के बाद जो कि अभी तक गिर रहा हो वो जिंदा नहीं बच सकती है। एनीवेज उस औरत के पास सब आती है छोटी आयरा और उसको लगता है कि वो है उसकी मम्मी और वो मम्मी बोल के उसको वहीं पे पकड़ लेती है। पर शहर देखने के बाद उसको रियलाइज होता है कि वो उसकी माँ नहीं है, पर अभी भी सिल्की अपने हाथ बढ़ाती है क्योंकि उसको लगता है कि क्या पता ये सच में मेरी ही बेटी हो। फिर उसको रियलाइज होता है कि उसने जो खोया था वो कुछ और नहीं बल्कि उसकी बेटी थी और अब से उसकी बेटी आयरा है और उसको बचाने के लिए वो सब कुछ करेगी। और यही बोलते बोलते वो कन्वर्ट हो जाती है उस फॉर्म में जिस फॉर्म को आज हम जानते हैं एक्रोबैटिक सिल्की के नाम से। फिर उनको बताया जाता है कि आयरा की असली मॉम बहुत पहले मर चुकी है और आयरा उनके लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहती होती है और जाते जाते आयरा उस औरत से बाय भी बोलती है। ये सब देखने के बाद फिर वापस सीन कट होता है प्रेजेंट में और ये सब देखने के बाद मोमो बहुत ही ज्यादा स्तब्ध हो जाती है और आयरा भी ये सब चीजें महसूस कर पा रही होती है। फिर उनको दिखाई जाती है सिल्की जो कि कम्प्लीटली क्रम्बल अवे हो रही होती है। आई मीन उससे अपनी ऑरा दे दी होती है आयरा को, इसी कारण से धीमे धीमे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रही होती है। वो माफी मांग रही होती है आयरा से या फिर शायद अपनी बेटी से या फिर शायद दोनों लोगों से। वो कह रही होती है कि अगर मैं एक अच्छी माँ होती तो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीने को मिली होती, दूसरों के साथ हमेशा ही ज्यादा खुश रहने वाली थी क्योंकि मैं एक अच्छी माँ जो नहीं थी। फिर उसके बाद टर्बो ग्रैनी हमको बताती है कि सिल्की कहीं और नहीं जाएगी बल्कि वो जाएगी वॉइड में। उसको कोई भी आफ्टर लाइफ नहीं मिलेगी क्योंकि इसके अंदर जितने ज्यादा रिग्रेट्स हैं इतने ज्यादा रिग्रेट्स को लेके कोई भी आफ्टर लाइफ में नहीं जाता है। जिसपे मोमो कहने लगती है कि कोई तो तरीका होगा इसको आफ्टर लाइफ में भेजने का। इस पे ग्रैनी कहती है कि अगर कुछ होता भी है तो फिर हम लोग नहीं कर सकते, उसको करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिल्की है। आयरा भी ये सब बातें सुन रही होती है और रियलाइज कर रही होती है। हमको बहुत सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि डेफिनेटली सिल्की के हेड में होते हैं और वो याद कर रही होती है अपने पास को अपनी बेटी के साथ। पर तभी आयरा दौड़ते हुए आती है और उससे गले लग जाती है और फिर वो कहने लगती है थैंक यू मम्मी, आई रियली लव यू। और ये सुनने के बाद कम्प्लीटली क्रम्बल हो जाती है हमारी एक्रोबैटिक सिल्की और जाते जाते वो आयरा के सर के ऊपर हाथ रख देती है और इसी के साथ आयरा भी बोल देती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। कहा जाता है कि डाइनिंग टेबल के किनारे सब लोग
लोग बैठे होते हैं। सब लोग मतलब कि आयरा, मोमोया से, ओकारुन, ग्रैनी सेको और हमारी फेवरेट टर्बो ग्रैनी और ये सब लोग मिलके नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है ओकारुन जो कि बारी बारी देख रहा होता है आयरा और मोमो अयासे को, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं और इनको देख के लग रहा होता है कि ये लोग लड़ाई करने के लिए एकदम से तैयार होते हैं। उसके बाद फाइनली मोमोया से साइलेंस ब्रेक करते हुए सबसे पहले बोलती है कि क्या तुम मुझसे इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर उस दिन वो टब गिरा दिया था। इस पर आयरा कहती है कि तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो और मेरी सबसे बड़ी दुश्मन होने के कारण इतना छोटा नहीं हो सकता है। मैं तुमसे इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुम एक डीमन हो और मैं भगवान की चुनी हुई एक एंजल हूँ, एक प्रिंसेस हूँ, वो भी अपनी खूबसूरती के कारण जो कि तुम्हें हराएगी और दुनिया को बचाएगी। इसके बाद वो ओकारुन को देख के कहने लगती है कि हमारा ओकारुन भी डीमन है ही। आखिरकार जब वो एक्रोबैटिक सिल्की से लड़ रहा था तो जिस फॉर्म में आया था उस फॉर्म में वो डीमन ही लग रहा था। इसके अलावा जो तुम्हारी ग्रैंड माँ है वो तुम्हारी ग्रैंड माँ तो हो ही नहीं सकती है, वो इतनी यंग जो लगती है ग्रैंड माँ के लिए, इसका मतलब कि वो भी डीमन है। ये सुनने के बाद ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो भी आयरा की साइड लेने लगती हैं क्योंकि बेसिकली आयरा ने उनको बहुत यंग बोल दिया होता है और वो कहने लगती हैं कि बिल्कुल आयरा, तुम आराम से मोमो को मार मुर सकती हो और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इसके बाद वंस अगेन मोमो और आयरा के बीच में लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं जहाँ पे दोनों लोग कंटिन्यूअसली सोम नूडल्स खा रहे होते हैं और साथ में एक दूसरे को गरिया भी रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। जहाँ पे आयरा कह रही होती है कि तुम एक डीमन हो जो कि दुनिया को तबाह करने आई हो, वहीं पे मोमो कह रही होती है कि अगर मैं ऐसा कुछ कर सकती होती तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही तबाह कर देती। एनीवेज ये सब बोलने के बाद खाना खाने के बाद वहाँ से जाने लगती है आयरा और जाते जाते वो बोल देती है वंस अगेन कि मुझे चुना गया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूँ। पर वंस अगेन जैसे मैंने कहा जाने के पहले वो एक और बात ओकारुन से बात करने लगती है। वो ओकारुन से कहती है तुम डीमन हो फिर भी तुमने मुझे बचाया, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पे ओकारुन कहता है ये कोई खास बात नहीं है, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरी जगह कोई और होता तो भी वो तुम्हें बचाता ही। ये सुनने के बाद थोड़ा सा ब्लश करने लगती है आयरा फिर वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते हमको उसका मोनोलॉग सुनाया जाता है और उस मोनोलॉग में हमको पता चलता है कि आयरा के पास फीलिंग्स हैं हमारे अपने ओकारुन यानी कि केन टाकाकुरा के लिए। इसके बाद आता है इंट्रो जो कि बहुत ही कमाल धमाल का है और इंट्रो के बाद हमको दिखाया जाता है एक बेसबॉल गेम और ये गेम कोई और नहीं खेल रहा होता है बल्कि खेल रही होती है दोनों ग्रैनी, जहाँ पे स्ट्राइकर की जगह होती है हमारी ग्रैनी सेको और पिचर की जगह होती है हमारी टर्बो ग्रैनी और वो जो बॉल होती है वो कोई और बॉल नहीं बल्कि होती है हमारे अपने ओकारुन की गोल्डन बॉल्स। ओकारुन की गोल्डन बॉल को तैयार करके हमारी टर्बो ग्रैनी एक लंबा सा स्विंग लेती हैं और उसको फेंक देती हैं। ग्रैनी सेको पूरी कोशिश करती हैं उस बॉल को अपने बैट से हिट करने की पर वो उसको हिट नहीं कर पाती हैं और वो बॉल सीधे स्ट्राइक करके लगती है हमारे केन टाकाकुरा के गुप्तांग में। इसके बाद हमको बताया जाता है कि बेसिकली ये वो तरीका है जिससे कि हमारे केन टाकाकुरा को उसकी बॉल्स वापस मिलेंगी और फाइनली उसको अपनी 2 में से एक बॉल मिल गई होती है और ये बात को लेके वो बहुत ज्यादा खुश होता है। आई मीन ये एम्बैरसिंग होता है पर कम से कम ये खुशी की बात तो होती ही है। फिर से एक और बार सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है मोमो और केन टाकाकुरा ये दोनों स्कूल की लॉबी में बात करते हुए टहल रहे होते हैं, जहाँ पे मोमो कह रही होती है कि मिस्टर ओकारुन तुम्हारे पास कोई ना कोई पीसी तो होगा ही, तुम क्यों नहीं ऑनलाइन चेक करते कि तुम्हारी बॉल कहाँ पे है? जिस पे ओकारुन कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पीसी अफोर्ड कर सके। वहीं पे मोमो भी कह रही होती है कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है तो फिर उसको एक पार्ट टाइम जॉब लेनी होगी ताकि वो एक मोबाइल फोन खरीद सके। खैर पर इसमें किया भी क्या जा सकता है। इसके बाद दोनों लोग बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। मोमो कहती है कि चलो अब हम लोग लंच में मिलेंगे, जिसपे ओकारुन कहता है कि नहीं लंच में मुझे असाइनमेंट बनाना है। उसके बाद मोमो कहती है कि फिर छुट्टी के बाद मिलेंगे, इस पे वंस अगेन ओकारुन बोलता है कि नहीं मैं छुट्टी के बाद भी बिजी हूँ। उसके बाद वो सॉरी बोल के वहाँ से काट लेता है। उसके बाद आता है सीधे लंच का सीन। लंच में हमको दिखाया जाता है कि मोमो अपने बाकी दोनों दोस्तों के साथ खाना खाने बैठी होती है और वो लोग ओकारुन की बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो दोनों दोस्त कह रही होती हैं कि क्या पता कि ओकारुन किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा हो। मोमो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ओकारुन ऐसा लड़का नहीं है। इसके बाद मोमो चली जाती है एक ऑरेंज जूस खरीदने जिसका नाम होता है पॉम्पी ऑरेंज जूस। पर मोमो जब वो ऑरेंज जूस लेके वापस लौट रही होती है तभी वो देखती है कि केन टाकाकुरा लेटा हुआ होता है और उसके नीचे होती है आयरा और आयरा अपना मुंह ऊपर करके किस करने वाली होती है ओकारुन को। ये देख के उसकी सिटी पिट्टी गुल हो जाती है। पर उससे पहले हमको दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक सीन में हमको दिखाया जाता है कि कैसे ओकारुन अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि कभी भी वापस एलियंस या फिर घोस्ट का अटैक हो सकता है और ऐसे सिचुएशन में उसको लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो ग्रैनी सेको की बताई हुई ट्रेनिंग को रेजिमेंट को कंप्लीट कर रहा होता है पर तभी वहाँ पे आ जाती है आयरा दही कहती है कि मुझे पता है कि तुम डीमन हो और मैं इंसान हूँ, ये लव फॉरबिडन है और ये हमारे बीच में बिल्कुल भी संभव नहीं है, पर फिर भी हम ये
करना ही होगा। और उसके बाद वो उसको किस करने की कोशिश करने लगती है। ये देख के ओकारुन बहुत ही ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे तो लगा कि तुम लड़कों से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, तो फिर तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो। इस पर आयरा कहती है क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था कि अगर तुम अपना लव कन्फेस करते हो तो तुम्हें किस करना चाहिए। इससे हमको पता चलता है कि हमारी आयरा डर्टी मैगजीन पढ़ रही होती है जो कि उसको मिली होती है उसके डैड के कबर्ड से। एनीवेज इसी धक्का मुक्की के बीच में वही सिचुएशन आ जाती है जो कि हमको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई गई होती है। यहाँ पे आयरा पड़ी होती है और उसके ऊपर होता है केंटा काकुरा और आयरा से कह रही होती है कि जल्दी से करो ना, जिसको देखने के बाद कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड कर लेती है मोमो आया से। मोमो को देखते ही उसके पीछे भागने लगता है हमारा ओकारुन, पर मोमो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और उसको धुतकार के वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वो वापस पहुंच जाती है अपने रूम में लंच के दौरान ही और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर क्या हुआ। फिर से वंस अगेन सीन कट होता है और हमको पढ़ाया जा रहा होता है मैंटिस श्रिम्प के बारे में। हमको बताया जाता है कि मैंटिस श्रिम्प के पंच की स्पीड ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर वो ह्यूमन साइज का होता तो एक पंच में एक हाथी को गिराने में भी कामयाब हो जाता। फिर हमको दिखाई जाती है मोमो अयासे जो कि उस श्रिम्प को देख रही होती है और ऑलमोस्ट उससे बात से कर रही होती है। उस श्रिम्प से बात कर रही होती है कि कैसे कभी कभी उसको भी बहुत खतरनाक पंच मारने का मन करता है। ये देख के उसकी दोनों दोस्त सोच रही होती है कि कहीं हमारी मोमो अयासे पगला तो नहीं गई है, उसके अंदर श्रिम्प की आत्मा तो नहीं आ गई है। पर फिर भी हमको दिखाया जाता है केंटा काकुरा जो कि अभी भी अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा होता है और लड़ने के लिए तैयार होता है और ऐसे के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। तभी वहाँ पे पानी की एक बूंद गिरती है और सारे के सारे बच्चे गायब हो जाते हैं। बादल कड़कने की आवाज आती है और आती है आवाज चिल्लाने की। इन सब के बाद केंटा काकुरा अपनी क्लास से बाहर निकलता है और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि होती है आयरा। आयरा भी बहुत ज्यादा चिंतित होती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और बाकी सारे लोग कहाँ पे चले गए हैं। आयरा बोल रही होती है कि कहीं मोमो ने तो सब नहीं करवाया है, पर वो लोग फिर मिल गए मोमो को खोजने लगते हैं जो कि कहीं भी देखने के लिए नहीं होती है। फिर सीन कट होता है मोमो की तरफ और मोमो कम्प्लीटली लॉक्ड इन हो गई होती है एक सर्टेन एरिया के अंदर और पानी का लेवल धीमे धीमे बढ़ रहा होता है। पर तभी वो देखती है कि किनारे से एक डायनासोर जैसा दिखने वाला चीज प्राणी आ रहा होता है उसकी तरफ। उसको देखते ही वो कट लेती है और छुप जाती है एक दीवार के पीछे और उसके पैर से जो रिपल्स क्रिएट होती हैं उनको फील करके वो डायनासोर उसकी जगह लोकेट कर लेता है और उसके बाद अपना मुंह चार्ज करके वो एक बहुत कमाल की बीम फायर करता है, जिससे कि एक बार तो लगता है कि कहीं मोमो ऐसे की धज्जियां ना उड़ जाए, पर उससे पहले ही मोमो ऐसे नीचे बैठ गई होती है, इसीलिए वो वहां से जिंदा बच के निकलने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो जो डायनासोर होता है वो वहां से जाने लगता है और मोमो अभी भी सोच रही होती है कि ओकारुन भाई तुम कहाँ पे हो। इसके बाद वंस अगेन एक और बार सीन कट होता है और इस बार हमको दिखाए जाते हैं ओकारुन और आयरा जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। ओकारुन बता रहा होता है कि कैसे उसने एक और बार ये सब चीजें ऑलरेडी फेस की हुई थी जब इससे पहले एलियंस ने अटैक किया था उसके, और मोमो अयासे के ऊपर आयरा बोल रही होती है कि मैं अभी भी कैसे मान लूं कि ये तुमने खुद नहीं किया है, क्योंकि आई मीन आखिरकार मैं चोजन वन हूँ और तुम लोग चोजन वन को परेशान करना चाहते हो। पर तभी वहाँ पे एक बॉक्सर के तरीके देखने वाला एलियन आ जाता है जो कि बोल रहा होता है कि चिकिटीटा मुझे पता है तुम्हारे भी बहुत सारे सपने थे, और फिर वो कंटिन्यूसली चिकिटीटा बोल रहा होता है। वो बॉक्सर जैसा जो बंदा होता है वो एक बहुत कमाल का अपर कट मारने की कोशिश करता है आयरा को, ऊपर तभी ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्बोग्रेनी की पावर यूज करके हमारा अपना ओकारुन और वहां से बचा के निकाल ले जाता है आयरा को। और फिर उसके बाद वो कहने लगता है कि आयरा बेब तुम यहाँ से कट लो क्योंकि तुम बहुत बड़ी दुविधा का सामना करने वाली हो। तो आयरा कहती है कि हमने अभी तक कुछ किया भी नहीं है और तुम मुझे ऑलरेडी बेब बुला रहे हो, जिसपे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है हमारा अपना ओकारुन। पर तभी वहाँ पे बहुत भयानक सी ग्रेविटेशनल बीम आने लगती है जिसके कारण से उसका ट्रांसफॉर्मेशन अनडन हो जाता है और वो जमीन पे पड़ा होता है। तभी हमको दिखाई जाते हैं कि वो सरपोज जो कि हमको फर्स्ट एपिसोड में दिखाए गए थे डैनी की सीरीज में वो वापस आ चुके हैं और वो वापस आए हैं हमारे अपने ओकारुन की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेने के लिए, कि उनके अकॉर्डिंग ओकारुन की पावर बहुत ज्यादा है जो कि उनकी टेक्नोलॉजी को भी सरपास करती है और उसका रीजन केवल उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में छुपा हुआ होता है। इसलिए वो उसको कम्प्लीटली नेकेड कर देते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसके ऑर्गन को काटने के लिए अपनी कैंची निकाल लेते हैं। पर इससे पहले कुछ और हो पाए हमको दिखाया जाता है कि आयरा कन्वर्ट हो जाती है एक्रोबैटिक सिल्की में। कन्वर्ट होने के बाद वो कहती है कि मैं सही थी, मैं हूँ ही एक्चुअली मैं चोजन वन, और उसके बाद अपने बालों को यूज करके तीनों एलियन को वहां से उठा के फेंक देती है। कि जो एक्रोबैटिक सिल्की होती है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और वो लड़ रही होती है हमारे बंदे से, हमारे बॉक्सर से। वहीं दूसरी तरफ हमारा अपना ओकारुन हो चुका होता है नंगा पुंगा। उस नंगे पुंगे ओकारुन को देख के एक्रोबैटिक सिल्की बोल रही होती है कि ओहो तुम मेरे सामने बिना कपड़े पहने आए हो, इसका मतलब कि तुम अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, और वो इस चीज के लिए कम्प्लीटली तैयार होती है। एनीवेज तब तक ओकारुन कट लेता है अपने लिए कुछ कपड़े खोजने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक्रोबैटिक सिल्की लड़ रही होती है उस बॉक्सर से और उस सरपोज से। वो बॉक्सर के पंचेस होते तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर क्योंकि कोई भी पंच कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते हैं इसलिए एक्रोबैटिक सिल्की को उससे लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो एलियन होता है वो उसको अपनी साइकिक वेब से अटैक करके थोड़ी बहुत तो मदद दे ही रहा होता है, पर वो बीच बीच में बॉक्सर को भी हिट कर दे रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ओकारुन को कपड़े नहीं मिल रहे होते हैं, ताया अभी भी ओकारुन कपड़े खोज रहा होता है। एक्रोबैटिक सिल्की और वो बॉक्सर लड़ रहे होते हैं और इवन एक्रोबैटिक सिल्की उस बॉक्सर को शील्ड
की तरह बना के बहुत बार बच भी रही होती है। वो कह रही होती है उस बॉक्सर से, क्या तुम मुझे पटाना चाहते हो? मैं तुमसे नहीं पढ़ सकती क्योंकि मेरे दिल में ऑलरेडी एक लड़का है, पर चलो कोई बात नहीं, तुम जितना भी कोशिश करना चाहते हो उतनी बार कोशिश कर सकते हो। और मेरी जैसी अट्रैक्टिव लेडी सबको इनफ चांस देती है। उसके बाद वो उसको एक लात मारती है और उसका सर घुसा देती है छत के ऊपर। पर इससे पहले वो सामने खड़े एलियन का बैंड बजा पाए, वो एक कमाल का साइको अटैक यूज करता है और उसको दीवार से टकरा देता है। और क्योंकि वो अपनी साइको वेव्स यूज करने लगता है तो इसी कारण उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी अनडन होने लगती है। इसके बाद एलियन बोलने लगता है कि बहुत कमाल की बात है कि इस बिल्डिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्पेशल पावर है और वो हेल्प करेगा इनको एवोल्यूशन में। तब तक तो और एलियन आ जाते हैं और उसके साथ साथ होता है हमारा बॉक्सर और फिर से लोग लड़ने के लिए कम्प्लीटली तैयार होते हैं। फिर वो बॉक्सर चिकिटीटा बोलते हुए एक कमाल का लेफ्ट हुक मारता है एक्रोबैटिक सिल्की के पेट में और वो नीचे जाके गिरती है। और कारण अभी भी कपड़े खोज रहा होता है पर वो डिसाइड करता है कि भाई अब कपड़े नहीं मिल रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो थोड़ा बहुत टहल के थोड़ा बहुत ज्ञान दे के तैयार हो जाता है, वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्बोग्रनी का पावर यूज करके। ट्रांसफॉर्म होते ही वो सबसे पहले कहता है कि यार मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे घर जाना है। पर इससे पहले कि वो कोई बहुत लंबा चौड़ा अटैक कर पाए, जो वहाँ पे खड़े तीनों सरपोस होते हैं वो अपनी साइकोकिनेसिस यूज करके एक ऑसम जोन क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर कोई भी पावर यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यूज करना छोड़िए, वो लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। और उधर चिकिटीटा बोलने वाला बॉक्सर ओकारुन के सर के ऊपर मुक्के के ऊपर मुक्के बरसाए जा रहा होता है। पर तभी ओकारुन अपने हाथ से रोक लेता है उसके पंचेस और वापस फाइट बैक करने लगता है। इस सीन में हमको पता चलता है कि वापसी हो चुकी है हमारी मोमो अयासे की और उसी की मदद से ओकारुन एक कमाल का हेड स्लैम देता है जिससे कि वो बॉक्सर को कम्प्लीटली बाहर कर देता है। फिर होती है कमाल की एंट्री मोमो अयासे की। मोमो अयासे कहती है कि देख रहे हो यही होता है अगर तुम किसी और लड़की के साथ मेकआउट करते हो, क्योंकि हमने पिछले सीन में देखा था कहाँ पे आयरा और ओकारुन एक दूसरे के ऊपर लदे पड़े होते हैं। इसके बाद आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद आयरा और ओकारुन भाग के जाते हैं मोमो अयासे के पास। आयरा कहने लगती है कि बहुत अनोइंग सी बात है पर हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, इसलिए आने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसके बाद वो कहती है कि चलो केंटाकाकुरा लड़ने चलते हैं और ये नाम सुनते ही मोमो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो अपनी पावर यूज करना बंद कर देती है। तो फिर से वापस साइकोकिनेसिस की पावर यूज करके दोनों को कम्प्लीटली शट डाउन कर देता है। वहाँ पे खड़े बाकी एलियन। फिर हमको दिखाया जाता है वो जो बॉक्सर होता है उससे एक सर्पो मिलने आता है, उसके सर के ऊपर लात घुसा बरसाने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारी पे में हम लोग कट कर देंगे अगर तुम फाइट अच्छे से नहीं करोगे। ये सुनने के बाद हमारा बॉक्सर एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एक श्रिम्प के अंदर। और फिर वो बोलने लगता है कि मैं अपने करेज को दिखाऊंगा पूरी दुनिया के सामने। इसके बाद वो खुद को बिजनेसमैन बोलने लगता है और अपने पंचेस लॉन्च करने लगता है और ये पंचेस इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि दिखाई भी नहीं दे रहे होते हैं। और इन दोनों की कटाई चटाई करने लगता है और लोग को तब तक मारने की कोशिश करता है जब तक वो हिलना ना बंद कर दें। पर तभी अपनी पावर यूज करती है वापस मोमो अयासे और वो कहती है कि वो नाम यानी कि केंटाकाकुरा का नाम दोबारा मत लेना। इसके बाद दोनों लोग फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एक तरफ एक्रोबैटिक सिल्की एक लात बरसाती है हमारे स्ट्रीम के ऊपर, पर वो इजीली उसको ब्लॉक कर देता है और उसको पंच से हिट करने की कोशिश करता है जो कि इतना फास्ट होता है कि सिल्की को नहीं दिखाई दे रहा होता है। पर हमारी केंटाकाकुरा यानी कि ओकारुन को तो बहुत इजीली दिखाई दे रहा होता है। फिर वो दोनों लोग कंबाइन होकर लड़ाई करने लगते हैं। एक्रोबैटिक सिल्की कहती है कि तुम लोगों ने अभी कहा कि मैं पावर लैग करती हूँ, पर मैं अगर तुम्हारे वीक शॉट्स पे मारूं तो फिर तुम आराम से नीचे गिर जाओगे। इसके बाद हमारा श्रिम्प वाला आदमी नीचे गिर भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयरा और ओकारुन सटे सटे लड़ाई कर रहे होते हैं जिसमें मोमो गुस्सा के कहती है कि तुम लोग इतना पास में रहोगे तो तुम लोग एक इजियर टारगेट बन जाओगे। जिस पे आयरा कह रही होती है कि नहीं तुम झूठ मत बोलो, तुम बेसिकली हमसे जेलस हो रही हो। यही सब बातें हो रही होती हैं। तब तक वापस श्रिम्प बंदा वापस खड़ा हो जाता है और बाकी जो तीनों एलियन होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी पेमेंट में 60% कट कर देंगे अगर तुम ऐसे ही काम करते रहोगे। तब तक वहाँ पे बहुत सारा पानी आ जाता है, सब लोग पानी के अंदर डूब जाते हैं। इवन जो स्कूल की बिल्डिंग होती है वो भी पानी में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पे आ जाता है वो डायनासोर जैसा दिखने वाला बंदा। उस क्रिएचर के आते ही ओकारुन बताता है कि इसका नाम नेसे है, पर क्योंकि ये कामिनागी सिटी में है तो इसको कामिनेसे बोलना चाहिए। वैसे मैं आप लोग को एक छोटा सा हिस्ट्री लेसन दे देता हूँ। इसको नेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेक लॉस नेस में पाया गया था पहली बार, तो इसका नाम नेस पड़ गया। तो इसलिए अगर ये कामिनागी सिटी में है तो फिर इसका नाम कामिनेसे होना चाहिए। एनीवेज गाइस, कंटिन्यू करते हुए उस नेस को देखते ही वहाँ से कट लेती है मोमो अयासे और उन लोग को वहाँ से कटने के लिए भी कहती है, पर ओकारुन तो फुल ऑन नर्ड मोड हो गया होता है और ये बात बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है आयरा का। तो इसलिए दोनों लोग बैठ के नेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तक तीनों पीछे खड़े एलियन पूछते हैं नेस से कि तुम्हारा काम था कि तुम मोमो को रोक के रखो, और तुम मोमो को रोक के क्यों नहीं रख पाए इससे पहले कि वो सेंटेंस कंप्लीट कर पाए। जो नेस होता है वो एक ही लेजर बीम में उसका सर की धज्जियां उड़ा देता है और उसको बीच से काट देता है। ये देखने के बाद ओकारुन को रियलाइज होता है कि जो हमारा नेस है वो कोई अच्छा इंसान तो नहीं है और फिर उसकी भी फट जाती है और वो भी वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद मोमो कहती है कि मैं तो बहुत टाइम से कह रही थी कि ये खराब बंदा है, तुम ही लोग वहाँ पे रुके हुए थे। तब तक हमको दिखाया जाता है कि जो हमारा श्रिम्प वाला बंदा होता है वो एक कमाल का पंच लॉन्च करता है और आयरा जाके सीलिंग से टकरा जाती है। हमको बताया जाता है कि बिजनेसमैन यानी कि हमारा श्रिम्प बंदा, इसके पंचेस बहुत ज्यादा और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं पानी के अंदर।
पर फिर भी इसको सांस लेने के लिए ऊपर आना होता है। फिर इसके बाद ओकारुन ट्रांसफॉर्म होता है टर्बो ग्रैनी के अंदर, क्योंकि अपने टर्बो लेग से यूज करके वो पानी के अंदर बहुत तेज स्विम कर सकता है। पर तभी उसको पता चलता है कि क्योंकि टर्बो ग्रैनी नहीं स्विम कर सकती है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के बाद वो भी स्विम नहीं कर पा रहा होता है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मोमो और ओकारुन लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे मोमो कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से हम लोग इस दिक्कत में फंस गए होते हैं, तुम ही थे जो कि आयरा के साथ ऐसी वैसी हरकतें कर रहे होते हैं। इसमें ओकारुन कहता है कि अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत थी तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं सारी बातें बिल्कुल क्लियर कर देता, हम लोग इस सिचुएशन में फंसते ही नहीं। वो कंटिन्यूसली कह रहा होता है आयासे से कि मेरी बात सुन लीजिए। इसके बाद दोनों लोग वंस अगेन टीम अप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर हमें जैसा पता है क्योंकि ओकारुन स्विम नहीं कर सकता है, तो इसलिए उन लोग को स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि मोमो अपने हाथों का यूज करके बेसिकली ओकारुन को पकड़ लेगी और उसको बेसिकली बोट की तरह यूज करेगी ताकि वो लोग फ्लोट कर सके, और वहीं उसके पैर काम करेंगे प्रोपेलर की तरह ताकि वो लोग बहुत हाई स्पीड में भाग सकें। और यह यूज करके वो लोग ऊपर उड़ जाते हैं और बचा ले जाते हैं आयरा को पानी में से निकालने के बाद मोमो अपनी साइकी पावर यूज करके उसने जो भी पानी सॉलो किया होता है उसको बाहर निकाल देती है ताकि वो वापस ठीक हो सके। इसके बाद आयरा और मोमो दोनों लोग कपड़े उतार देते हैं, क्योंकि अगर वो लोग कपड़े पहने रहेंगे तो उन लोग के पानी में बहुत ज्यादा स्पीड धीमे हो जाएगी। इसके बाद जो सर्प होता है वो हमको दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि कैसे तुम सब लोग नल्ले बेरोजगार हो, जो नेस है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है पर वो सब पे अटैक करता है, तुम भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो पर तुम पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हो, इसी कारण ये लोग जो है वो लोग बहुत इजीली से एस्केप कर गए हैं। फिर से वैसे सीन कट होता है और आयरा अपनी बकवास कर रही होती है, वो कह रही होती है क्योंकि आप लोगों ने मुझे लॉन्जरी में देख लिया है इसलिए अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, जिसपे ओकारुन कोई कमेंट नहीं करता है और वो लोग फिर से वंस अगेन लड़ने के लिए जाते हैं उस मॉन्स्टर की तरफ। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होते हैं यानी कि तीनों के तीनों, हमारा पंचिंगा है, हमारा सर्पो द एलियन और नेस, तीनों लोग फ्यूज हो चुके होते हैं और वो अपने मुंह से बहुत पावरफुल वाटर कंप्रेशन ब्लास्ट कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो सोचते हैं कि अब इनसे लड़ना कैसे पॉसिबल होगा। फिर हमको दिखाया जाता है कि वो एलियन अटैक करने के पहले अपने गले से पानी बहुत सारा सक करता है ताकि वो हाई कंप्रेशन लॉस कर सके। ये देखने के बाद तीनों लोग प्लान बनाते हैं कि उसके गले को वो लोग ब्लॉक कर देंगे और उसके अटैक को रोक देंगे। एक्रोबैटिक सिल्की अपने बालों का यूज करके वैसा करती भी है और उसको लात मारने ही वाली होती है, पर तभी उस श्रिम्प के पंचेस का यूज करके एक्रोबैटिक सिल्की की धुलाई कर दी जाती है। हमको बताया जाता है कि जो सामने मॉन्स्टर है इसके हाथ बने हुए उस श्रिम्प गाय के पंचेस के, इसका मुंह है उस नेस का और इसको कंट्रोल कर रहा है हमारा सर्पो। एक्रोबैटिक सिल्की को वहां से निकालने के बाद तीनों लोग वंस अगेन भागने लगते हैं। आयरा यानी कि एक्रोबैटिक सिल्की बहुत ज्यादा हर्ट भी होती है, पर वो लोग क्या ही कर सकते हैं क्योंकि वो तो बस भाग ही रहे होते हैं। इसके बाद ओकारुन कहता है कि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लोग केवल तभी जीत सकते हैं जब ये लोग पानी के बाहर होंगे। ये सुनने के बाद मोमो ऐसी कहती है तब हम लोग ऐसा ही करेंगे। एमियन ऐसा कहती तो नहीं है पर इम्प्लाई तो ऐसा ही करती है। इसके बाद एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, तीनों लोग वापस बिखर जाते हैं। मोमो के सामने होता है वो एलियन। कोई एलियन कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा डेंजरस हो, तो हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हारी टिंचिक टैंगियां करने वाले हैं, हम तुम्हें पानी में डूबने के लिए भी छोड़ सकते हैं, पर क्योंकि अब हमारे पास मौका है ही तो हम लोग तुम्हें मुक्को से मार देंगे। इसके बाद वो अपना मुक्का लॉन्च करने चलता है, पर उससे पहले मोमो ऐसे वहां का सारा पानी रिपेल कर देती है और क्योंकि श्रिम्प के पंचेस की पावर इतनी ज्यादा होती है तो वो अपना हाथ ही कंप्लीटली शेड कर देता है। बेसिकली उसके पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसकी बॉडी उसको विदोड़ नहीं कर पाती है और इसी कारण से उसके दोनों हाथ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद जो सर्प होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी भी इस सांप की तरह रह के पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकता हूँ, पर तुम नहीं। मोमोया से अपनी पावर्स का यूज करके किसी तरीके से उसको होल्ड कर रही होती है, पर वो यूज करने वाला होता है एक और वाटर कैनन, पर इससे पहले वो कर पाए हमारी एक्रोबैटिक सिल्की उसके गले को रोक देती है अपने बालों का यूज करके और वो मोया से का हाथ यूज करके एक बहुत लंबा चौड़ा पाथ बनाया जाता है उसके मुंह तक ओकारुन के लिए और ओकारुन उस पाथ पर दौड़ते हुए कमाल का अटैक करता है और फाइनली बैंड बजा देता है उस नशे की और इसी के साथ साथ ये फाइट फाइनली कंक्लूड हो जाती है। कि मरते ही हम देखते हैं कि ओकारुन और आयासे दोनों हॉलवे में लेटे हुए होते हैं। आयासे कह रही होती है कि मजबूत होने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद है जब तुम हार्ड रहते हो। I mean, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, पर फिर भी वो सब बातें नहीं दिखाई जाएंगी और एक्चुअली यहाँ से मांगा से बहुत सारे सीन कट कर दिए गए हैं, तो मुझे लगा नहीं था कि इतने सीन कट कर दिए जाएंगे, पर आई एम थैंकफुल कितने सीन कट कर दिए गए हैं क्योंकि तभी वहाँ पे सारे बच्चे उन लोग को देख लेते हैं और उन बच्चों को देख के वो तीनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं। माइंड यू, मैं आपको याद दिला दूं कि ओकारुन कंप्लीटली नेकेड है और मिस आयासे और आयरा लॉन्जरे में है। को एकदम से क्या बताओ, पता नहीं यार, जैसे लगा स्ट्रिप क्लब का ही सीन दिखा दिया जाता है। एक लड़की होती है जो कि अपने हाथ में एक विप लेके बैठी होती है। हमको बताया जाता है कि बेसिकली ये है नर्स हमारे स्कूल की। इस नर्स का नाम है क्वीन सेंसे और ये तीनों बच्चे यानी कि आयरा, ओकारुन और मोमो से पूछ रही होती है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और इसकी एक बहुत कमाल की एंटी बुलिंग पॉलिसी होती है, तो ये इन लोग को अश्योर कर रही होती है कि अगर तुम लोग बता दोगे कि क्या हुआ है तो फिर मैं उनकी बैंड बजा दूंगी जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। तभी डोर पे एक और बंदा आ जाता है, एक टकला आ जाता है जो कि बिना गेट के हटा एक रूम के अंदर घुस जाता है। फिर क्वीन सेंसे चली जाती है उसकी बैंड बजाने और फिर उसके साथ साथ चली जाती है वो आगे भी।
इसके बाद तीनों बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, पर इससे पहले वो लोग कोई बहुत ज्यादा बात कर पाए वो तीनों लोग सठियाने लगते हैं। आई मीन एटलीस्ट आयरा और मोमो, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि अब उनकी इज्जत का क्या होगा, ये एलियन इतने ज्यादा परसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि उन्होंने इन दोनों की इज्जत की माँ बहन एक कर दी होती है। वो दोनों ये सब सोच रहे होते हैं, तब तक मोमो पूछ लेती है आयरा से कि तुम्हारे पास एक्रोबैटिक सिल्की की पावर कब आई, मतलब तुम्हें पता कब चला कि तुम उसकी पावर को यूज कर सकते हो। जिसपे आयरा बोलती है उसी मूवमेंट पे आखिरकार मैं गॉड की भेजी हुई सोल्जर जो हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमको ओकारो का कटआउट दिखाया जाता है। ओकारो सोच रहा होता है कि कैसे एलियंस ने इस बार उसके लिए अटैक किया था, क्योंकि वो टर्बो ग्रैनी की पावर चाहते थे, पर अब क्योंकि आयरा के पास एक्रोबैटिक सिल्की की पावर है तो फिर वो अब उसकी भी पावर चाहेंगे, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद एक बहुत कमाल का रेवलेशन होता है। आई मीन फाइनली ये सीरीज एक साथ आके कनेक्ट हो गई है। इसी एक सिंपल से रेवलेशन के बाद सारी बातें एक साथ कंफर्म हो गई हैं। और वो रेवलेशन ऐसे होता है कि मोमो पूछती है कि अगर उनको पावर ही चाहिए योकाई की तो फिर वो जाके सीधे योकाई से क्यों नहीं ले लेते, जिसपे ओकारो कहता है ओ यही तो बात है, वो योकाई से पावर इसलिए ले सकते हैं क्योंकि योकाई बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर ओकारो सोचने लगता है कि कैसे सालों से साइंटिस्ट सोच रहे होते हैं कि किस लिए एलियंस इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अर्थ पर अटैक नहीं कर रहे होते हैं। आखिरकार ओकारो को उसका रीजन पता चली गया होता है। उसका रीजन बहुत सिंपल सा ये होता है कि क्योंकि योकाई प्रोटेक्ट करते हैं पूरी अर्थ को। हर डिफरेंट रीजन की, हर डिफरेंट कंट्री की अपनी अपनी फोकलोर होती है और इसी कारण वहाँ पे अलग स्पिरिट्स, अलग योकाई होती हैं जो कि उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसीलिए एलियंस ऐसे ह्यूमंस को पकड़ना चाहते हैं जिनके पास ये योकाई पावर है, ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकें और फाइनली ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें जिससे वो योकाई को हरा सकें। वो लोग यही सब बातें कर ही रहे होते हैं। मोमो और आयरा वापस अपने इशू पे आ जाते हैं जहाँ पे उनको अपनी इज्जत की पड़ी होती है। आई मीन मेक सेंस, क्यों नहीं पड़ी उनको अपनी इज्जत की चिंता। तब तक आयरा बोल देती है कि भाई मैं तो सारा ब्लेम डाल दूंगी मोमो के ऊपर और फिर यार क्या ही कर लोगी तुम मोमो। जिसमें मोमो कहती है यार तुम्हें जो करना हो करो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल पाए इन दोनों की बातों का, वहाँ पे आ जाते हैं आयरा के दोस्त और उसको वहाँ से घसीट के लेके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोमो पूछती है ओकारो से कि तुम कर क्या रहे थे आयरा के साथ, अब तो चली गई, अब बताओ कहाँ छुपा रहे हो। इसके बाद ओकारो फाइनली उसको बताता है कि वो बेसिकली वहाँ पे एक्सरसाइज करने गया था, तो कैसे उसको किस करने आई, तो कैसे गिर गए, तो फिर उसने कैसे सब कुछ गलत समझ लिया होता है। जिसमें मोमो कहती है कि अगर तुम एक्सरसाइज ही कर रहे थे तो तुम मुझे बता देते यार, इसमें दिक्कत क्या थी बताने की। जिसपे वंस अगेन हमारा ओकारो कहता है कि दिक्कत तो ये थी भाई कि मैं चाहता था कि आपके बिना पता लगे मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊं और ताकि आपकी नजरों में मैं कूल हो जाऊं। जिसपे मोमो कहती है कि कूल क्यों बनना चाहते थे। जिसपे ओकारो कहता है क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। जिसपे वंस अगेन मोमो कहती है सिर्फ इसी कारण। जिसपे ओकारो कहता है कि हाँ सिर्फ इसी कारण। तब तक मोमो कुछ बोलने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ पे मोमो के भी दो दोस्त आ जाते हैं और वो दोनों दोस्त पूछने लगते हैं अभी पता चला यार तुम लोग कहाँ घूम रहे थे बिना कपड़ों के। इसके बाद दोनों लड़कियां कंप्लीट परफॉर्मेंस देने लगती हैं टॉर्च लाइट और रेड फ्लेम का यूज करके। बेसिकली समरी में बता देता हूँ कि हुआ क्या। वो दोनों इस जजमेंट में पहुंचती हैं कि इन तीनों के बीच में लव ट्रायंगल चल रहा होता है, मतलब आयरा, मोमो और ओकारो के बीच में। आई मीन जो कि काइंड ऑफ सही भी है और इसी कारण से वो तीनों नेकेड थे, क्योंकि उनके बीच में हो रही थी एक नेकेड लड़ाई ओकारो के लिए। और इसी कारण से मोमो उस दिन शिम से भी बात कर रही होती है क्योंकि उसको पंजिंग सीखनी होती है ताकि वो आयरा की बैंड बजा सके। फिर कट टू द आयरा की क्लास। आयरा अपने क्लासमेट्स को बता रही होती है कि मुझे इस बारे में भी बात नहीं करना है, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। उसके क्लासमेट्स भी बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। उसके क्लासमेट सारा ब्लेम डाल रहे होते हैं मोमो अयासे के ऊपर, पर वो कुछ सेकंड तो सुनती है। उसके बाद वो कहने लगती है कि नहीं, मोमो की कोई गलती नहीं थी। इसके बाद वो आगे चल के ये भी एक्सेप्ट कर लेती है कि जितने भी रूमर्स फैले थे मोमो के बारे में वो उसी ने फैलाए थे। और ये बोलते बोलते वो क्लास के बाहर चली जाती है। जब वो क्लास के बाहर जाती है तो एक बेंच पे बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि कैसे अपनी पॉपुलैरिटी की उसने अपने हाथों ही बैंड बजा ली। तब तक वहाँ पे आ जाती है मोमो भी। मोमो पूछने लगती है तो तुमने क्या बता दिया मेरे बारे में सबको। जिस पे आयरा कहती है कि हाँ ऑब्वियसली बता ही दिया। जिसमें मोमो कहती है तो तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हो। जिस पे आयरा कहती है तुमसे क्या मतलब। उसके बाद मोमो कहती है कि ऑब्वियसली तुम मेरे बारे में नहीं बता पाई हो। जिस पे आयरा बहुत ज्यादा गुस्सा आके उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। पर इससे पहले इन लोग की बातों का कोई कंक्लूजन निकल पाए, जो कि कभी भी नहीं निकल पाता है, वहाँ पे आ जाता है हमारा बॉक्सर बंदा, जो कि भी चिकी टीटा की बातें कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि कैसे मुझे अपने बच्चे के लिए पैसे कमाने हैं। तभी वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होते होते हमको दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी कंप्लीटली एक व्हाइट लिक्विड में घिरी हुई होती है। और तभी उसको एक फ्लैशबैक भी आता है जहाँ पे वो चिकी टीटा यानी कि अपने बेटे को देख रहा होता है, क्योंकि अपने डैडी को बाय बाय बोल रहा होता है। फिर वो सो के उठता है तो वो कंप्लीटली बैंडेज में घिरा हुआ होता है और वो होता है हमारी ग्रैनी साइको के घर में। उसको उठता देखते ही मोमो चिल्लाने लगती है साइको के सामने कि यार देखो फाइनली एलियन मिल गया, अब तो एलियन में विश्वास कर लो। जिस पे ग्रैनी कहती है कि नहीं ये एलियन नहीं है, ये तो मुझे एक कापा की तरह लग रहा है। इसके बाद हमारा बॉक्सर बंदा उड़ के बढ़ने लगता है। तभी उसके पैर टकराते हैं राजमा चावल से और भाई वो राजमा चावल खा के खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे आज तक किसी ने मेडिकल अटेंशन नहीं दी थी। तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वापस सीन कट होता है और सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और डिनर में खा रहे होते हैं सुशी। और भाई चारों तरफ क्या लड़ाई हो रही होती है। एक तरफ टर्बो ग्रैनी मार रही होती है ओकारो को, वहीं दूसरी तरफ हमारे बॉक्सर को मार रही होती है हमारी दादी माँ। हमारी दादी माँ उसको इसलिए
मार रही होती है क्योंकि वो खाना कह रहा था कि टेस्टी नहीं है पर फिर भी खाया जा रहा होता है। वहीं आयरा और अयासे अच्छे पीसेस के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। फिर वापस सीन कट होता है और हमको खाना खाने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा अपनी कहानी बता रहा होता है। वो बहुत सारे एलियन वर्ड्स यूज कर रहा होता है, इसी कारण बातें कंप्लीटली तो समझ नहीं आती है, पर फिर भी जो समझ में आती है वो ये होती है कि बेसिकली उसकी जो रेस है वो बहुत ज्यादा फाइटर रेस है और उनको बॉडीगार्ड की तरह हमेशा हायर किया जाता है। पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक है तो फिर वो बॉडीगार्ड की तरह कभी भी हायर नहीं हो पाया, इसलिए वो क्रिमिनल्स के साथ काम करने लगा और उसको यह काम मजबूरन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसके बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी का साया है। और वो बीमारी बेसिकली ये है कि जब भी वो टॉयलेट करता है या फिर पॉटी करता है तो उसका सारा खून निकल आता है। इसी कारण से उसको बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है, पर ऑब्वियसली उसके पैसे तो इनके पास तो है नहीं, तो इसीलिए वो क्रिमिनल एक्टिविटी में ज्यादा शामिल हो जाता है। ये सुनने के बाद वो कारण कहता है कि भाई तो अगर ऐसा ही है तो तुम मेरा वीनर ले लो, उसको बेच दो, जो पैसे कमा लो, उसके बाद हम लोग जाके लेते आएंगे अपना वीनर वापस। इस मोमो कहती है कि ये तो वन टाइम इनकम हुई ना, उसको एक स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम चाहिए ताकि वो कंटिन्यूसली अपने बेटी का इलाज कराते रह सके। आयरा इसमें छोटा सा कमेंट भी कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है ओकार उनका वीनर वापस आने में, पर फिर भी बात अभी भी स्टैंड करती है कि उनको एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम चाहिए, इससे बात तो नहीं बनेगी। तब तक ग्रैनी सेको कहती है यार तुम गंधाते बहुत ज्यादा हो, तुम्हारा खून बहुत गंदाता है, जिसपे मोमो और ओकारुन कहने लगते हैं कि यार आप कैसे यार इतना ज्यादा कैसे रूड हो, जिसपे कहती है कि चिल करो मैं कुछ लेके आती हूँ। उसके बाद वो दूध लेके आती है और फिर वो दूध पकड़ा देती है इस चिकिटीटा के बाप को। फिर वो दूध पीने लगता है और फिर कहता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरे खून जैसा है। फिर हमको बताया जाता है कि इनका खून एक्चुअली में होता है दूध। फिर उसके बाद ग्रैनी सेको कहती है कि पहले माना जाता था कि गाय का दूध खून ही होता है, जिसे पता था कि कापा का भी खून दूध ही होता है। ये अभी भी कापा वाली कहानी में बिलीव कर रही होती है। फिर ग्रैनी कहती है कि यार तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ एक डेयरी फार्म के ओनर को, मैं उससे बात करूंगी और तुमको दिला दूंगी एक गाय। उस गाय को तुम लेते जाना अपने साथ स्पेस में, उसको खाना वाना खिलाना, उसको रखना है अपने साथ और उसी के साथ साथ अपने बेटे का भी इलाज कर लेना। इसके बाद वहाँ पे आती है एक बड़ी सी एलियन शिप जिसमें हमारा चिकिटीटा का बाप बैठता है और एक गाय को लेके वहाँ से कट लेता है। जाते जाते वो अपना बहुत ज्यादा आभार व्यक्त कर रहा होता है कि कैसे आप लोगों ने जितना किया है मैं कभी भी भूलूंगा नहीं, और अगर उनको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो फिर वो हमेशा लड़ने के लिए उनकी तरफ से तैयार होगा, तो चिंता की कोई बात नहीं मामू। इसके बाद ग्रैनी सेको कहने लगती है कि यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि मेरे नेबर्स पुलिस को बुला ले। इसके बाद वहाँ से चला जाता है। मोमो फिर से बोलते हैं कि अब तो एलियंस पे विश्वास हुआ, पर अभी भी ग्रैनी ये सोच रही होती है कि नहीं वो एक कापा ही होता है। उसके बाद मोमो कहती है ओकारुन से कि तुम तो कंफर्म कर दो कि ये एलियन है। इस ओकारुन कहता है कि मतलब हो भी सकता है कि ये कापा होगी, कापा भी तो एक टाइप के एलियन ही होते हैं। इसके बाद वापस सीन कट होता है और तीनों बच्चे यानी कि आयरा, मोमो और ओकारुन नीचे लेटे होते हैं अपना सर झुका के। बेसिकली वो ग्रैनी साइको से पैसा मांग रहे होते हैं नए ड्रेसेस के लिए। सर झुकाए झुकाए ही मोमो कह देती है कि कभी कभी अडल्ट से पैसे ऐसे मांग लेने चाहिए नई ड्रेसेस के लिए, और ये बात शायद सेको सुन ले जाती है। इसलिए वो कहती है वो सिर्फ और सिर्फ आयरा और ओकारुन के लिए ड्रेसेस खरीदेगी, और अगर उसे ड्रेस चाहिए तो उसे एक्टिंग करनी पड़ेगी, इंपर्सनेशन करना पड़ेगा हीरोसी का, जो कि कोई बंदा होगा इनकी मूवी इंडस्ट्री का, इनकी फिल्म इंडस्ट्री का, जिसके बारे में हमको नहीं पता है। और उसकी एक्टिंग करने के लिए मोमो अपना बाल सर के ऊपर उठा लेती है और अपना बड़ा सा फोरहेड रिवील करती है, जो कि एक्चुअली में क्वाइट फनी होता है। इसके बाद वो एक बहुत कमाल का स्टड फेस बना के स्टड वॉक करते हुए रॉकेट इंजन वॉल बोल रही होती है, पर तभी गेट पे एक घंटी बजती है। गेट पे घंटी बजती है तो फिर वो वंस अगेन गेट की तरफ बढ़ने लगती है। ग्रैनी कहती है कि पूरे टाइम कैरेक्टर में ही रहना है। तो गेट खुलती है तो फिर गेट के बाहर खड़ा होता है जीजी नाम का एक बंदा। हमको बताया जाता है कि जीजी मोमो का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड होता है और होता है फर्स्ट लव भी। ये बात सुनने के बाद वो कारुन की तो सिट्टी पिट्टी गुल ही हो जाती है। हमको बताया जाता है कि इसका नाम है जीजी और ये मोमो का पहला क्रश हुआ करता था। उसको देखते ही वो कारुन सोचने लगता है कि यार ये तो बहुत कूल लग रहा है, बहुत एथलेटिक लग रहा है, टफ गाई लग रहा है, ये तो पक्का बहुत कम माल का होगा। पर तब तक उनको पता चलता है ये जो सामने बंदा है ये भी एक नंबर का कंप्लीट जोकर है, और वो भी मोमो को देखते ही नौटंकी करने लगता है। मोमो को देखते ही वो कहता है कि वो हम लोग कितने टाइम बाद मिले हैं, मेरा हक कहाँ पे है, मोमो तुम तो बहुत ज्यादा क्यूटी हो क्यूटी। इसके बाद वो ग्रैनी साइको से हेलो बोलता है और उसके बाद बोल देता है मोमो को कि आप हमेशा की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, जिस पे साइको कहती है कि तुम भी एक नंबर के जीनियस हो। फिर इसके बाद हमको बताया जाता है कि ये लड़का बेसिकली मूव इन कर रहा है मोमो और उसकी दादी के साथ, और उसका रीजन हमको आगे बताया जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ आयरा अपने ही थॉट्स में कंप्लीटली खोई हुई होती है। उसको लगता है कि मोमो सारे डीमंस की आर्मी बना रही है ताकि जब रैग्नारॉक का दिन आए तो फिर वो मिलके पूरी दुनिया को खत्म कर सके। इसीलिए वो भी वहां से निकलने का सोच रही होती है ताकि वो भी अपने एंजल्स की आर्मी बना सके और मोमो की आर्मी से लड़ सके। मोमो और ओकारुन दोनों देख रहे होते हैं कि आयरा पगला गई है, पर उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि वो कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद ओकारुन भी वहां से जाने लगता है। वो जाने लगता है, उसका कंधा झुका हुआ होता है और वो बहुत धीमे धीमे चल रहा होता है। आया से उसको कुछ इशारा कर रही होती है पर ओकारुन को वो समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद फाइनली आया से बोली देती है कि तुम्हें बोलना है कि सी यू टुमारो, आज तुम्हारी बारी है, जिस पे ओकारुन कहता है कि सी यू टुमारो, और इसके बाद वो शर्माते हुए वापस चला जाता है और आया से भी शर्मा
शर्माते हुए गुड बोल देती है। इसके बाद हमको अयासे के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीजी खाना ठूसा जा रहा होता है और बीच बीच में तारीफ भी किए जा रहा होता है ग्रैनी साइको की, जिसके कारण से वो खुशी खुशी उसको और खाना दे रही होती है। फाइनली अयासे पूछ लेती है कि हमारे घर पे कर क्या रहा है और फिर हमको फाइनली सच में बताया जाता है कि ये लड़का इनके घर पे कर क्या रहा है। बेसिकली जीजी के दोनों पेरेंट्स पैरालाइज हो गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, इसलिए वो इनके घर पे आए हैं। इस पे मोमो कहती है कि तो फिर इनको तो किसी रिलेटिव के घर पे जाना चाहिए ना, जिसपे ग्रैनी साइको कहती है पर मैटर इससे भी थोड़ा सा ज्यादा डीप है। बेसिकली ये मैटर भूत प्रेत आत्माओं का होने वाला होता है और हमको ये समझाया जाता है जब जीजी और अयासे दोनों मिलकर बर्तन साफ कर रहे होते हैं। जीजी पहले तो अयासे से माफी मांगता है। वो कहता है मैं बचपन में तुम्हारा मजा लेने के लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि उस समय तो मुझे भूत दिखाई नहीं देते थे पर अब मुझे भूत दिखाई देते हैं। वो बताता है कि कैसे मिड स्कूल के बाद वो जाके एक माउंटेन हाउस में शिफ्ट हो गया था और पहले तो उसे वो घर बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पे पेड़ थे, बहुत बड़ा सा घर था, बहुत मजा आती थी। पर उसको ओवर टाइम रियलाइज हुआ कि उस घर में कुछ भी ठीक नहीं है, कैसे उस घर का टॉयलेट, कैसे उस घर के लोग, सब कुछ उसको बहुत ज्यादा वियर्ड लगते थे। वो बाकी लोग को बताने की कोशिश करता था पर कोई और उसकी सुनने की तैयार नहीं था। फिर फाइनली उसको एक दिन वो दिखाई दिया, उसको वो जो दिखाई दिया था उससे वो नजर ही नहीं हटा पाया था और एक दिन दिखाई देने के बाद वो रोज दिखता रहा और इसी कारण वो उनके घर पे आया था क्योंकि उस घोस्ट के दिखाई देने के बाद उसके पेरेंट्स की तबीयत लगातार खराब होते गई। उन्होंने बहुत सारे एग्जॉर्सिस्ट बनाए, उन्होंने बहुत सारे एग्जॉर्सिस्ट भी बुलाए, कहा जाए तो 5 एग्जॉर्सिस्ट, पर उनमें से 3 लोगों ने तो सुसाइड कर लिया। वो 5 के 5 स्पिरिट मीडियम काम खत्म करने में कामयाब नहीं हो पाए थे, इसलिए वो लोग ग्रैनी साइको से मिलने आए थे क्योंकि उनके हिसाब से सबसे पावरफुल अगर कोई स्पिरिट मीडियम एग्जिस्ट करता था तो वो थी ग्रैनी साइको। ये सब सुनने के बाद मोमो समझ जाती है कि वो आखिर घर में क्यों रुक रहा है और अपना चिल्लाना उलाना भी बंद कर देती है। पर तब तक ग्रैनी साइको को बताती है कि बेसिकली वो नहीं जाएगी इस साइड पे, बल्कि इस साइड पे मोमो को ही जाना होगा। पहले तो वो कहती है कि इतने टाइम से इसको भूत दिखाई दे रहे थे, अचानक से दिखाई देने लग गए हैं, क्या पता गोल्डन बॉल का इशू हो। दूसरा वो कहती है कि हमको जैसे पता है कि ग्रैनी साइको की पावर कामिगाई सिटी के बाहर नहीं काम करती है, इसलिए मोमो को ही जाना होगा और उस भूत की टिंचिक टंगियां करनी होगी। इसके बाद आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद हमको जीजी दिखाया जाता है क्लास में और फिर हमको जीजी का पूरा नाम बताया जाता है जो कि है जिन एनजोजी। वो बंदा बेसिकली क्लास में सारी लड़कियों को रिजर्व कर रहा होता है, कमाल की चीप लाइन बोल रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे कौन खींच रहा है, ओ ये तो सुंदर सी हॉटी सी लड़की है। और फिर टीचर उसको मोमो के बगल जाके बैठने को कह देता है। मोमो बहुत ज्यादा उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रही होती है। फिर इसके बाद वो कहने लगता है मोमो और मैं सिर्फ दोस्त नहीं है बल्कि हम लोग एक ही घर में रहते हैं। ये सुनने के बाद सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं। वो आगे कहता है कि मोमो और मैं लवर्स हैं, जिसपे वन सेकेंड सब लोग डबल स्तब्ध हो जाते हैं। पर तब तक बीच में मीका कूद पड़ती है और वो कहने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मोमो का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जो कि है ओकारुन। और फिर ओकारुन की तरफ सीन कट होता है। ओकारुन की क्लास में जेलस नाम का एडजेक्टिव पढ़ाया जा रहा होता है जो कि किसी भी नाम की बढ़ाई चढ़ाई करता है। और इसी बीच हमको बताया जाता है कि कैसे ओकारुन हो रहा होता है जेलस। वो सोच रहा होता है कि जीजी कितना ज्यादा कूल है और वो आते ही मोमो को क्यूट भी बोला। डेफिनेटली मोमो को वो भी क्यूट लगता होगा, दोनों के बीच में फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, क्या पता दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। फिर धीमे धीमे मोमो कंप्लीटली साइड काट लेगी ओकारुन से, आखिरकार ओकारुन इंटरेस्टिंग भी तो नहीं है, और फिर वो ओकल्ट भी छोड़ देगी और फिर उसके बाद वो जीजी के साथ घूमने लगेगी। वो यही सब सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे ये सब बातें उसके दिमाग से निकल नहीं रही होती हैं। फिर उसको रियलाइज होता है कि ये सब सोचने से कोई मतलब नहीं है, तो तुरंत लंच ब्रेक हो जाता है और लंच ब्रेक में वो एक्सरसाइजेस करने लगता है, हाथ में डंबल लिए और वेट्स बांध के वो कमाल की एक्सरसाइजेस कर रहा होता है। उसको देख के वहाँ पे आ जाती है मोमो अयासे भी। मोमो कहने लगती है अब क्योंकि तुम भाई ऐसे तो खाना खा नहीं पाओगे तो क्या मैं तुम्हें खाना खिला दूं। जो सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है हमारा अपना ओकारुन, क्योंकि उसको खाना मिलने वाला होता है अयासे के हाथों से। और तब तक वहाँ पे आ जाता है जीजी भी, और जीजी साथ पे लाया होता है पॉम्बी फ्लेवर की योगर्ट। वो देख के मोमो उसके पास भाग लेती है। ये देखने के बाद ओकारुन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि जिससे वो प्यार करता है उसकी प्राणनाथ यानी कि मोमो को कोई और लेके जाने वाला है। तो वो वहाँ से कटने लगता है और एक लेफ्ट ले लेता है। पर तभी वहाँ पे एक बहुत अजीब सी वियर्ड ह्यूमन और मसल से बनी हुई डॉल दौड़ के आने लगती है और वो ओकारुन को पास करते हुए जीजी और अयासे के ऊपर से कूद के जाती है। और तभी हमको एक गोल्डन रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इसका मतलब उसके पास हो सकता है कि ओकारुन की गोल्डन बॉल हो। तो फिर मोमो और जीजी उसको पकड़ के वहां से कट लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनके पीछे पीछे भागने लगता है। वो डॉल बहुत ही ज्यादा तेज भाग रही होती है पर उनको पकड़ के लैच ऑन करके अभी भी उनके पीछे लटके हुए होते हैं हमारे जीजी और अयासे। और उसके बगल बगल में दौड़ रहा होता है हमारा ओकारुन, जिसको देखते ही जीजी कहने लगता है कि एक और मॉन्स्टर, और इन दोनों के बीच में पकड़ा पकड़ाई फुल ऑन चल रही होती है। तब तक हमको दिखाया जाता है कि वो जो हाफ कडेवर होता है वो दौड़ने लगता है छतों के ऊपर से, और मोमो आके बैठ जाती है
ओकारुन के ऊपर और तब तक जीजी उसको मारने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि ये मॉन्स्टर उन लोग को उठा के लेके जा रहा है। इसके बाद मोमो समझाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि ओकारुन है जो कि हमारे साथ था, चश्मा लगाया हुआ बंदा, जो कि सुनने के बाद जीजी बड़ा ही स्तब्ध हो जाता है। इसके बाद वो लोग फाइनली उसको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसको पकड़ी खींचने लगते हैं, पर वो कह रहा होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, और यही बोलते बोलते अपनी बॉडी कई सारे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके बाद वो फिर से वहां से भाग जाता है। इसके बाद वंस अगेन उसके पीछे पीछे भागते हैं, पर सीडी क्योंकि मेज की तरह होती है तो वो लोग उसके करीब नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। तब तक आया से आती है और अपने हाथ से कुछ मारने लगती है। इसके बाद उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर हमको बताया जाता है कि वो एक स्क्रैप यार्ड में होता है। स्क्रैप यार्ड के अंदर आने के बाद हमको बताया जाता है कि बेसिकली जब उसने अपने आप को स्कैटर किया था तब मोमो ने उसके हार्ट को अपने पास रख लिया था और उसी को पंच करके वो उसकी चीखें निकाल रही होती है। इसके बाद वो जो कैडेवर होता है वो ऊपर चढ़ने लगता है स्क्रैप यार्ड में और वो कुछ बहुत तगड़ा डिग करता है और उसमें से एक डॉल और वापस निकाल लेता है। वो डॉल निकालने के बाद वो उससे कहने लगता है कि आई लव यू। दूसरी वाली जो डॉल होती है वो कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत अलग अलग है, मैं स्क्रैप में जाने वाली हूँ और अगर तुम नहीं रुकोगे तो फिर तुम भी मेरे साथ स्क्रैप में चले जाओगे। और वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है तारो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हारे आने के पहले मेरी पूरी जिंदगी ग्रे हुआ करती थी और तुम्हारे आने के बाद इसमें ऐसे रंग आ गए हैं जिनके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। और ये सब बातें हो रही होती हैं रिलेट ओकारुन के साथ। वो भी ये सब बातें सोच के मिस मोमो को याद कर रहा होता है। और तीनों बच्चे यानी कि जीजी, ओकारुन और मोमो भीख मांग रहे होते हैं ग्रैनी सेको से कि ये लोग अपने घर पे उस कैडेवर को रख लें, यानी कि हाना को रख लें। तो ग्रैनी कहती है कि ओकारुन भाई तुम्हें क्यों उसको अपने घर पे नहीं लेते जाते। जिस पे ओकारुन कहता है क्योंकि ये सुपरनैचुरल है और सुपरनैचुरल चीजों के लिए आपका घर ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद ग्रैनी पूछती है कि मेल वाले का क्या हुआ, यानी कि टारो का क्या हुआ। जिस पे वो लोग बताते हैं कि टारो केमिस्ट्री लैब में एनाटॉमिकल मॉडल बन के रहने के लिए तैयार है एज लॉन्ग एज हाना को एक जगह मिल जाती है। तो फाइनली ग्रैनी सेको मान ही जाती है। वहीं दूसरी तरफ टर्बो ग्रैनी के साथ जीजी खेलने की कोशिश कर रहा होता है पर उसकी कटाई छटाई करने लग जाती है टर्बो ग्रैनी। वहीं दूसरी तरफ ओकारुन और मोमो बात कर रहे होते हैं और मोमो ओकारुन से कहती है कि तुम्हें रुक के खाना खाने चाहिए। इसके बाद मोमो टेबल लगाने लगती है और सबको वहाँ से हटने के लिए कह रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जीजी तारीफ कर रहा होता है मोमो की पावर्स की। उसके बाद वो मुड़ के ओकारुन की भी पावर्स की तारीफ करने लगता है और कहता है कि काश मेरे पास भी पावर्स होती। जिसपे ओकारुन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसे पावर्स नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि इसके बदले में उससे क्या छीना है, उसकी प्यारी बॉल्स। इसके बाद दोनों मिलकर टेबल लगाने लगते हैं और ये देख के बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था हमारा ओकारुन, क्योंकि दोनों लोग बहुत ज्यादा साथ में गुफ ऑफ कर रहे होते हैं। तभी जीजी मोमो की तरफ आगे बढ़ता है और उसके सर को टच करके उसके ऊपर से एक लिंट भी हटा देता है। ये देख के तो ओकारुन और ही ज्यादा स्तब्ध हो जाता है। उसको ये देख के मोमेंट याद आता है जब हाना और टारो आपस में कन्फेशन कर रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि कैसे अब वो भी पीछे नहीं हटेगा और वो भी अपनी जगह लेगा स्टेज पे। और ये बोलने के बाद वो भी कूद पड़ता है मोमो की तरफ और उसके सर के ऊपर से लिंट हटाने लगता है। इसके बाद वहाँ पे टेबल लगा देता है और उसके बाद जीजी और वो लड़ाई करने लगते हैं पोएम्स और मजाक के मामले से। ग्रैनी सेको चिल्ला के उनको वहाँ पे बैठने के लिए बोल देती है। फिर उनको बताया जाता है कि मोमो रुकने वाली है जीजी के घर पे अगले वीकेंड पे। ये सुनने के बाद ओकारुन बहुत ज्यादा ही स्तब्ध हो जाता है क्योंकि उसको कोई भी आइडिया नहीं होता है कि ऐसा क्यों है। जिसपे मोमो उसको बताती है कि क्योंकि जीजी के घर पे कर्स स्पिरिट्स हैं। जिसपे वो कहता है कि आप दोनों लोग अकेले जाएंगे। जिसपे मोमो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पूछने वाली होती है ओकारुन से भी, बस पूछना भूल गई होती है। जिसपे ओकारुन ऑब्वियसली हाँ बोल देता है क्योंकि जितनी जल्दी ये प्रॉब्लम समाप्त होगी उतनी जल्दी वो लोग घर जा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमको स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टारो बढ़ रहा होता है 4 बच्चों की तरफ जो कि स्कूल में देखने आए होते हैं भूत को, और उनको भूत दिख भी जाता है। टारो दौड़ के ट्रेन के बीच से जा रहा होता है अपनी हाना से मिलने के लिए, और इससे पहले वो पहुंच पाए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो टुकड़ों में बिखर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि मोमो हाना को लेके बाहर खड़ी होती है और उसका इंतजार कर रही होती है। सुबह के 4 बज चुके होते हैं पर फिर भी वो नहीं आ रहा होता है, इसीलिए मोमो वहीं पे पड़े पड़े सोच जाती है। पर फाइनली हमारा टारो आ जाता है और उसको आते सुबह हो जाती है और सनराइज हो चुका होता है। फिर जब वो फाइनली आता है तो फिर हाना से लेट होने के लिए सॉरी बोलता है। वहीं जैसे मैंने कहा दूसरी तरफ मोमो बेहोश पड़ी होती है जमीन पे, जो कि उठने के बाद कहती है कि तुम्हें बता देना चाहिए था आने के बाद। इसके बाद टारो माफी मांगते हुए बोलता है कि वो आगे से हर बार 2 बजे के पहले आ जाएगा। जिसपे मोमो कहती है कि तुम रोज आओगे, जिसपे वो कोई भी खास रिप्लाई नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ सीन कट होता है, हमको जीजी का कमरा दिखाया जाता है। जीजी बहुत ही ज्यादा चिंतित होता है, उसके माथे से मुंह से पसीना निकल रहा होता है और वो पर्पल लाइटिंग में कम्प्लीटली घिरा होता है, डरा हुआ होता है और उसके सामने एक बहुत खराब सी स्पिरिट होती है जिसको देख के वो कहता है कि मैं नहीं सो पा रहा हूँ तुम्हारे ही कारण। और इसके बाद आ जाता है इंट्रो जो कि बहुत ही ज्यादा है कमाल का। इंट्रो के बाद हमको ये लोग तीनों लोग ट्रेन में दिखाए जाते हैं। ये तीनों मिलकर कार्ड गेम खेल रहे होते हैं, जिस गेम में ओकारुन बहुत ज्यादा खराब होता है और जीजी और मोमो अच्छे होते हैं, तो फिर वो उसका मजा ले रहे होते हैं। साथ ही में जीजी लाया होता है इन लोग के लिए टॉफी भी, और उसी शॉप से जिसमें जीजी और मोमो बचपन में जाया करते थे, तो उनके पास स्पेशल मेमोरीज थी जो कि ओकारुन के पास नहीं थी। ओकारुन बहुत ज्यादा चिंतित हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि
कैसे उसको अपना दिमाग हटाना है यहाँ से, तो वो दूसरी चीज के बारे में सोचेगा। तो फिर वो अपनी बॉल के बारे में सोचने लगता है। तो फिर वो नट 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 बोलता रहता है और फाइनली वो चिल्ला के बोल देता है। इस पे जीजी कहता है कि यार तुम लोग इतना ज्यादा डर्टी जोक क्यों मारते हो, जिसपे मोमो और ओकारुन कहते हैं कि बहुत लंबी कहानी है, मैं तुमको बाद में बताऊंगी। पर इससे पहले कि इस पे बात और कंटिन्यू हो सके, वापस जीजी फ्लर्ट करने लग जाता है हमारी मोमो से। ये देखने के बाद फाइनली इनफ हो जाता है ओकारुन का और वो एक स्पिरिट के बारे में बात करने लगता है। इसका नाम होता है सुजिनोको, जो कि एक लंबे से सांप की तरह होता है। उसके बाद वो कहता है कि 200 साल पहले तक गोरिल्लास को भी ह्यूमन माना जाता था, यानी कि स्पिरिट्स माना जाता था, और फाइनली इनको भी ऐसी चीज मान लिया गया है। ओकारुन को पूरा विश्वास होता है कि ऐसे ही इन लंबे सांपों को भी मान लिया जाएगा आगे चल के। फिर उसके बाद वो कापास की भी बात करने लगता है, क्योंकि जीजी भी बीच में इंटरवीन करके सुमिचोको के बारे में बात करने लगा था और बताने लगा था कि कैसे जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे एक श्राइन है। फिर उन दोनों को रियलाइज होता है कि अरे इन दोनों की तो बहुत ही ज्यादा कॉमन इंटरेस्ट है। और जीजी कहता है कि तुम तो यार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, जिसपे ओकारुन कहता है कि हम लोग दोस्त हैं। मैं बहुत ज्यादा ही ऑकवर्ड हूँ। ये सुनने के बाद मोमो कहती है कि अरे यार तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था, पर फिर भी बेसिकली इन दोनों के बीच में भी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी होती है। इसके बाद वो तीनों उस हॉट स्प्रिंग टाउन में पहुंच जाते हैं। आई मीन हॉट स्प्रिंग टाउन इसलिए क्योंकि उस पूरे टाउन में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग होते हैं। उस टाउन का नाम होता है मांजू। फिर हमको एक जुगान की तरफ जूम इन करके दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ही वियर्ड चेहरे वाले काफी सारे लोग होते हैं। हमको बताया जाता है कि जीजी के पापा यहीं पे काम करते हैं, क्योंकि वो वोल्केनो के एक्सपर्ट्स हैं और वो स्टडीज करते हैं, और साथ में वो एक जगह पे टीचर भी हैं। और उन्होंने बताया था कि लास्ट टाइम यहाँ का जो वोल्केनो है वो 200 साल पहले एक्टिव था। फिर वो उन दोनों को अपना घर दिखाता है, जो कि कई हजार सीढ़ियों के ऊपर होता है। तो दोनों लोग मर मर के चढ़ रहे होते हैं। जीजी बीइंग एथलीट आसानी से ऊपर तक चढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोमो और ओकारुन जमीन पे ध्वस्त हो चुके होते हैं। पहुंचते ही मोमो कहती है कि उसको तो ये हाउस एकदम ऑर्डिनरी लग रहा है, उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। एक बार के लिए ओकारुन को कुछ फॉरेस्ट में दिखाई देता भी है, पर इससे पहले कि वो कंफर्म कर पाए वहां से चले जाते हैं। उसको वहाँ पे दिखा देता है कि वही लोग जो कि दुकानों में बैठे हुए थे, ये लोग पूरे घर को छान मानते हैं, पर उनको कुछ खास नहीं मिलता है। तो मोमो टीवी ऑन करके बैठ जाती है। जीजी उसके कंधे की मसाज करने लगता है, जो कि देख के वंस अगेन ओकारुन जेलस हो जाता है। मोमो कहती है उससे कि तुम मेरे लिए कुछ ठंडा लेके आओ। तो फिर जीजी जूस लाने जाने लगता है और तब तक ओकारुन उसके बगल आके बैठ जाता है। और तब तक मोमो को रियलाइज होता है कि अच्छा यही होगा कि अगर वो हॉट स्प्रिंग जाके थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर ले, तो इसलिए वो वहाँ से हॉट स्प्रिंग के लिए कट लेती है और जीजी अभी भी जूस लेके खड़ा होता है। इसके बाद जीजी बीइंग अ गुड बॉय उससे फुटबॉल खेलने को कहने लगता है और फिर दोनों लोग साथ में फुटबॉल खेलने लगते हैं। बेसिकली जीजी सिखा रहा होता है फुटबॉल ओकारुन को। उसको लग रहा होता है कि वो कितना ज्यादा पैथेटिक है। अच्छी बात है कि मोमो वहाँ पे नहीं होती है ये सब देखने के लिए, पर इससे पहले कि उन दोनों का गेम बहुत आगे बढ़ पाए, एकदम डायरेक्टली जीजी पूछ लेता है ओकारुन से कि क्या तुम मोमो से प्यार करते हो। ये सुनने के बाद वो एकदम से स्तब्ध हो जाता है और वो कहने लगता है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, बट शी इज वेरी डियर टू मी, आई जस्ट रिस्पेक्ट हर। पर वहीं दूसरी तरफ जीजी आउटराइट बोल देता है कि उसको तो मोमो बहुत पसंद है, उसका चेहरा और उसकी पर्सनालिटी दोनों ही। ये सुनने के बाद ओकारुन भी बहुत ज्यादा हिंसक होने लगता है। वो कहने लगता है कि जो तुमने कहा वो सब मुझे भी पसंद है, प्लस उसका माउथ। उसके बाद वो कहने लगता है कि नहीं प्लस उसकी आंख प्लस उसकी और। तो फिर दोनों में यही बातें करके लड़ाई होने लगती है। तब तक जीजी कहता है कि मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ, इसके मैच जीत गया। अभी ओकारुन को याद आ जाता है वो मोमेंट जहाँ पे वो दोनों ने गलती से किस कर ली थी, इसीलिए वो सोच रहा होता है अपने मन में कि वो जीत गया। और जीजी ये देखने के बाद सोच रहा होता है कि यह बंदा सोच क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाई जाती है मोमो, जो कि अपने हॉट स्प्रिंग में होती है और वो कम्प्लीटली घिरी हुई होती है लकड़ी की लंबी लंबी दीवारों से। पर तब तक वहाँ पे आ जाते हैं 5 मर्द और वो अपने ऊपर पानी डालने लगते हैं। वो देखने के बाद मोमो को कहने लगते हैं हे क्यूटी। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया जाते हैं ओकारुन और जीजी, जो कि आपस में रेसलिंग टसलिंग कर रहे होते हैं। और तभी ओकारुन को कुछ रियलाइज होता है। वो जीजी को रुकने को बोलता है। वो कहता है कि तुम्हारा घर तो यार बहुत ज्यादा बड़ा है लेफ्ट साइड से ना, और वहाँ पे तो कोई कमरा भी नहीं है, तो वहाँ पे क्या है। वहीं हमको आपस सीन कट करते हुए दिखाया जाता है कि वो 5 मर्द घुस जाते हैं हॉट स्प्रिंग के अंदर, जहाँ पे मोमो भी होती है। मोमो उन 5 को देख के स्तब्ध होती है, पर उसको तभी रियलाइज होता है कि ये बेसिकली कोएड हॉट स्प्रिंग है, तो फिर ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते। वहाँ से निकलना चाहती थी क्योंकि उसको हल्का हल्का डिजी महसूस हो रहा होता है, पर वो श्योर नहीं होती है कि उसकी पावर इनफ है कि नहीं वहाँ से निकलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जीजी हथौड़ा लेके ये कहने लगता है कि वो ये दीवार तोड़ देगा ताकि वो लोग उस कमरे के अंदर जा सकें, जिस कमरे में जाने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं है। वंस अगेन उनको मोमो का सीन दिखाया जाता है, जिसकी तरफ वो 5 आदमी बढ़ रहे होते हैं अपने आप को एलिगेटर्स कह के। मोमो सोच रही होती है उसको क्या करना चाहिए। उसको लग रहा होता है कि क्या पता ये लोग वुल्स की तरह हो, जहाँ पे उसको सिर्फ और सिर्फ लीडर को हराना हो, और लीडर को हराते ही वो सारे लोग वहाँ से कट ले। वहीं दूसरी तरफ दिखाए जाते हैं ओकारुन और जीजी, जो कि हथौड़ा मारते हैं दीवार पर, जो दीवार हॉलो होती है और उसके अंदर से इन्फिनिट टैलिस्मैन निकलते हैं। वैसे ही टैलिस्मैन जैसे हमको मोमो के घर पे दिखाए गए थे, और इतने सारे टैलिस्मैन होने का मतलब कि वहाँ पे जो स्पिरिट रिसाइड करती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। जैसे मैंने कहा इसी एपिसोड किसी बहुत कमाल के आर्क की स्टार्ट होने वाला है। आई प्रॉमिस यू, कोई कैरेक्टर नहीं पसंद है इस आर्क की स्टार्टिंग तक, तो आपको भी सुन के वो बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा और इस सीरीज को देखते रहिएगा। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।